सभी को नमस्कार। आर्या को भी जी। शुरू करें शुरू करें। मैं इसका क्या फोटो लोगे? तो अभी क्या है परंपरा में बहुत सारे शब्द से आप इसको को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, वो हमें पता है। तो जब मैं यहां जीवन बोल रहा हूं तो मैं जिम्मेदारी पूर्वक बोल रहा हूं। जिम्मेदारी पूर्वक का मतलब कि मैं जीवन को के बारे में पूरी बात को आपके सामने जांचने के लिए प्रस्ताव के रूप में रखूंगा। जीवन और शरीर सच्चाई है, ये हमको दिखती है। जीवन नाम की जो सच्चाई है तो अभी तक परंपरा के किसी शब्द से अगर रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप उस सच्चाई को बता नहीं पाएंगे। मतलब इससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो शायद कहीं जाकर के वो एक अमूर्त चीज में बदल जाएगी। अमूर्त है लेकिन उसकी फीलिंग आपको होती है। यहां जब हम जीवन की बात कर रहे हैं तो जीवन क्या है उसके स्वरूप की भी बात करेंगे। जीवन का शरीर से कनेक्शन क्या है उसके भी स्वरूप की बात करेंगे। जीवन और शरीर कैसे कनेक्ट है उसकी भी बात करेंगे। और जीवन में जो कुछ भी होता है वो आप अपने अंदर देख सकते हैं, उसकी भी बात करेंगे। इसलिए हम नया शब्द जीवन लेके आए हैं। नहीं तो परंपरा में जो शब्द हैं, मन है, आत्मा है, बुद्धि है, जो आप बता रहे थे, वो शब्द को लेकर के अगर हम यहां पर मतलब एक शब्द को लेकर के करेंगे तो फिर वो वाला चित्रण बना रहेगा और ये वाला चित्रण नहीं बनेगा। इसलिए एक शब्द लेके आए, जीवन। जीवन शब्द क्यों लेकर के आए? क्योंकि हमने उसका नाम जीवन दिया, क्योंकि वो जीना चाहता है। तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवन हूं। शरीर को चलाता हूं, शरीर को उठाता हूं, शरीर को बिठाता हूं, शरीर को लिटाता हूं, शरीर को दौड़ाता हूं, शरीर को खिलाता हूं, शरीर को पिलाता हूं। मन करेगा तो पानी पिलाता हूं, नहीं तो कुछ और भी पिला देता हूं। गुजरात में प्रतिबंध है। तो शरीर को खिलाता हूं, शरीर को पिलाता हूं। शरीर बीमार होता है तो मैं ही पीड़ित होता हूं। तो जब मैं पीड़ित होता हूं तो शरीर को ठीक करने का प्रयास करता हूं। उसके लिए मैं उचित चिकित्सक के पास जाता हूं, उसको शरीर को दिखाता हूं, भैया ये देखो शरीर क्या हो गया इसको। वो देखता है तो मैं इस शरीर को दवाई भी देता हूं। इस ढंग से मैं इस शरीर को चलाता हूं। तो मैं जीवन हूं, शरीर को चलाता हूं। समाधान मेरी प्यास है, शरीर की प्यास नहीं है। समाधान मैं चाहता हूं, शरीर को कोई समाधान की जरूरत नहीं है। उसको भूख लगे तो खाना चाहिए, प्यास लगे तो पानी चाहिए, थक जाए तो सोना चाहिए, नींद चाहिए। अगर वो थक गया और आप उसको नहीं सुला रहे हैं तो क्या होगा? फिर अपने आप को हॉस्पिटल में ले जाकर सुला देगा, है कि नहीं? या आप बीमार पड़ जाएंगे, फिर डॉक्टर ही बोल देगा 6 दिन बेड रेस्ट करो। तो शरीर को नींद लगे तो सोना चाहिए, भूख लगे तो खाना चाहिए, प्यास लगे तो पानी चाहिए, ठंडी लगे तो स्वेटर चाहिए यानी गर्म चीजें चाहिए, गर्मी लगे तो ठंडी चीजें चाहिए। तो वस्तु ही चाहिए। तो चूंकि शरीर सीमित है आकार में, इसलिए शरीर की सारी जरूरतें भी सीमित हैं। थोड़ा इनको
इनको अंतर को इस ढंग से भी देखें। तो अगर मात्रा के आधार पे देखेंगे तो शरीर को जो भी चीजें चाहिए वो कितनी चाहिए? मात्रा के आधार पे सीमित। जीवन को जो भी चीजें चाहिए असीमित। समय के आधार पे शरीर को जितनी चीजें चाहिए वो जब जरूरत हो तब चाहिए, यानी सामयिक है। सामयिक का मतलब टाइम टू टाइम। जब भूख लगे तब खाना चाहिए, लेकिन जब भूख लगे तभी खाना चाहिए। बिना भूख के खाना नहीं चाहिए। और शरीर को अगर बिना भूख के खिलाए तो क्या होगा? बीमार होगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा में एक सूत्र भी है कि जब भूख लगे तब खाइए, घड़ी देख के मत खाइए। तो शरीर की सारी जरूरतें सामयिक हैं समय के आधार पे, और जीवन की सारी जरूरतें निरंतर हैं। जीवन की एक भी ऐसी जरूरत नहीं है जो सामयिक हो। सुख चाहिए निरंतर, विश्वास चाहिए निरंतर, सम्मान चाहिए निरंतर, सुरक्षा चाहिए निरंतर, प्यार चाहिए निरंतर, शांति चाहिए निरंतर, अनुभूति चाहिए निरंतर। जीवन की एक भी जरूरत सामयिक नहीं है और शरीर की एक भी जरूरत निरंतर नहीं है। हमको क्या लग गया? शरीर को ही सब चाहिए, तो शरीर के माध्यम से निरंतरता में लग गए। उसी को सूत्र रूप में लिखा, सुविधा बराबर सुख नहीं है। शरीर को जितनी भी चीजें चाहिए उनको सुविधा बोलते हैं, जीवन को जितनी भी चीजें चाहिए उनको भाव बोलते हैं। शरीर को मिलेंगी कैसे, पूरी कैसे होंगी? तो शरीर की जरूरतें श्रम पूर्वक उत्पादन से पूरी होती हैं। श्रम पूर्वक पूरी होती हैं उत्पादन से। और जीवन की जरूरतें समझ से। शरीर की सारी जरूरतें श्रम पूर्वक उत्पादन से पूरी होती हैं। जैसे आपको अगर चावल मिल रहा है, आटा मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, तो भले आपने श्रम न किया हो लेकिन किसी ने किया है तब मिल रहा है। मुझे कार मिल रहा है क्योंकि शरीर की जरूरत है, उसको 1 घंटे में अहमदाबाद पहुंचना है। तो कार की औकात क्या है कि आपके शरीर को लाद के कहीं पहुंचा देती है। इतनी औकात है। तो कार मेरे पास है तो किसी ने श्रम किया है तब है। तो शरीर की जितनी भी जरूरतें हैं वो श्रम पूर्वक ही प्राप्त होंगी। वो श्रम मैं किया हूं या कोई दूसरा किया होगा, लेकिन श्रम पूर्वक ही मिलेगा। जीवन की कोई भी जरूरत श्रम से पूरी नहीं होती। अब आपको प्यार नहीं, आपको सुख नहीं हो रहा, सम्मान नहीं मिल रहा है, अब कितना श्रम करेंगे कि सम्मान मिल जाएगा? तो सम्मान को समझना पड़ता है, विश्वास को समझना पड़ता है। तो सम्मान को समझते हैं तो क्या होता है? सम्मान पूर्वक जीने लगते हैं। विश्वास को समझते हैं तो क्या होता है? विश्वास पूर्वक जीने लगते हैं। प्रेम को समझते हैं तो क्या होता है? प्रेम पूर्वक जीने लगते हैं। तो ये समझने से ही पूरी होती है। फिर मूल्य के बारे में आप लोग बताए भी थे, कीमत मतलब मूल्य। तो इसको खरीद सकते हैं, ये खरीद ही नहीं सकते।
हाँ जी, माइक। हेलो हेलो। अच्छा, आपने बताया कि सम्मान के लिए श्रम नहीं करना पड़ता है, लेकिन सम्मान पाने के लिए कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है। ज़्यादा पढ़ाई किया, ज़्यादा पद पर पहुंचा, तो श्रम तो उसके लिए भी करना पड़ता है ना। उससे सम्मान मिल गया, तभी तो मतलब सम्मान पाएगा कोई भी। उससे मिल गया, आपको पूरा हो गया। लेकिन श्रम किया नहीं तो मिलेगा भी नहीं। हाँ, तो एक्चुअली सम्मान मिलने वाली चीज ही नहीं है। जैसे जिसने भी श्रम किया, ये बात बिल्कुल सही है। जो मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा, वो कोई पद पाएगा, कोई पैसा पाएगा, कोई और चीज पाएगा, कोई नेता बन गया, मंत्री बन गया, कोई अधिकारी बन गया, क्या उसका सम्मान हो गया? जितना सम्मान कितना चाहिए? निरंतर। क्या उसकी निरंतरता बनी रह पाती है? तो आप किसी पद पे आए, उस पद का सम्मान, उससे बड़ा कोई पद है उसके सामने? जी सर, जो आप कह रहे हैं सही है। वहां सम्मान गया, तो उसकी निरंतरता नहीं होती। तो एक्चुअली सम्मान पाने वाला कार्यक्रम ही नहीं है। सम्मान पहचानना और सम्मान पूर्वक जीने वाला कार्यक्रम है। विश्वास पाने का कार्यक्रम नहीं है, विश्वास को पहचानना और विश्वास पूर्वक जीने का कार्यक्रम है। अभी जब मूल्य की चर्चा करेंगे, कल शाम तक या परसों तक आएगा, तो ये सारे मूल्यों की अलग अलग भी चर्चा करेंगे। अभी हम विश्वास, सम्मान, प्रेम, इन सब के नाम केवल ले रहे हैं, उनके लक्षणों पर चर्चा कर रहे हैं। ये चीज क्या है उसकी चर्चा नहीं कर रहे। विश्वास होता क्या है, सम्मान होता क्या है, कोई वास्तविकता है कि नहीं है, तो जब उसकी चर्चा करेंगे तो और पकड़ में आएगा। लेकिन चूंकि जब ये बात करते हैं तो रिलेट होता है, इसलिए अभी केवल लक्षणों की बात कर रहे हैं। तो सम्मान पाना नहीं होता है, तो एक्चुअली समझना होता है। तो ये समझ से ही आएगी, श्रम से नहीं आएगी। हमने क्या किया, गलती क्या कर दिया? सुख किसको चाहिए भाई? शरीर को क्या चाहिए? सुविधा। और जीवन को क्या चाहिए? सुख। शरीर को सुविधा चाहिए, जीवन को सुख चाहिए। हमने गलत क्या कर दिया? हमें लगा हमें लगा कि आराम, जैसे आराम है, सुविधा, सुविधा मतलब आराम, सुविधा से हम आराम की तलाश में हैं, सुरक्षा की तलाश में हैं। तो हमको लगा विश्राम, अच्छा इसी को सुख को ही विश्राम भी बोलते हैं, इसी को शांति भी बोलते हैं। सुख हो गया और उसकी निरंतरता हो गई, इसी को विश्राम बोला। हमको क्या लगा, शरीर को विश्राम चाहिए, शरीर को खूब आराम चाहिए, तो हमने जितने साधन जुटाए शरीर के आराम देने के जुटाए। जबकि शरीर, सुविधा से क्या रहेगा शरीर? सुविधा से शरीर को क्या उपलब्धि होगी? स्वस्थ रहेगा। शरीर को स्वस्थ रहना चाहिए। जो दीदी बोल रहे थे कि अगर शरीर अस्वस्थ है तो दुखी मैं ही होने वाला हूं, शरीर स्वस्थ है तो उसका सुख भी मैं ही भोगने वाला हूं। तो हमें क्या लगा, जो सुविधा बराबर सुख, हमको लगा कि सुख शरीर को चाहिए, आराम शरीर को चाहिए, शांति शरीर को चाहिए। तो हमने जितने सामान जुटाए सब शरीर के लिए जुटाए, जुटाते जुटाते बीमार हो गए। अब वही डॉक्टर बोलता साग रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ, कड़े बिस्तर पे सो, एसी मत चलाना नहीं तो घुटना और कमर में दर्द हो जाएगा। इतना मेहनत तो उसी एसी के लिए किया था, इतना मेहनत तो बढ़िया मलाई खाने के लिए किया था, इतना मेहनत तो बढ़िया गाड़ी घोड़ा सब चीज के लिए किया था, मोटे गद्दे के लिए किया था, खत्म। तो क्या हो गया?
तो नियम क्या है? शरीर श्रम पूर्वक स्वस्थ रहता है, शरीर श्रम पूर्वक स्वस्थ होता है और जीवन विश्राम पूर्वक स्वस्थ होता है, यानी शांति पूर्वक सुख पूर्वक स्वस्थ होता है। हमने क्या किया? हमने समझ लिया कि शरीर को विश्राम चाहिए, उसके लिए बहुत सारा सामान चाहिए, उसके लिए हम मन को दिन रात काम में लगा के रखे हैं, जीवन को दिन रात काम में लगा के रखे हैं। आज दिन भर कुछ किया, रात में सोते समय सोच रहे हैं कल क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, कल कैसे और आएगा, कल कैसे और आएगा, नींद ही नहीं आ रही है। तो शरीर का भी कबाड़ा किया और जीवन का भी कबाड़ा किया। शरीर का क्या कबाड़ा किया? उसको आराम देने के चक्कर में आ गए, जबकि वो श्रम से स्वस्थ होता है। जीवन को क्या कबाड़ा किया कि शरीर को आराम मिले, इसके लिए जीवन को 24 घंटे काम में लगा के रखें। भाई मल्टीनेशनल कंपनीज में क्या करते हैं? बहुत सारे लोग हो सकता है जुड़े हों, तो देखिए सच्चाई को तो सभा में रखना ही चाहिए। वो अपना अपना बिजनेस है, वो अलग बात है। क्या करते हैं? आपको आपके घर के जो युवा जाते हैं उनको सुविधा प्रोवाइड करा देते हैं, बढ़िया ऑफिस, चैम्बर, वातानुकूलित, उसके अंदर बैठे हैं, चाय वहीं आ रही है, कॉफी वहीं आ रही है, ब्रेकफास्ट वहीं आ रहा है, भोजन भी वहीं आ रहा है, जो चाह रहे हैं वो आ रहा है, बढ़िया से सुविधा दे के रखे हैं और 16-16 घंटे काम कराते हैं और जाते समय भी काम बता के देते हैं कि कल क्या करना है, चाहो तो घर से करके आना। ऐसी स्थिति है। तो क्या है, हमको चूंकि लग गया है कि सुविधा ही सुख है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है और हम अपने जीवन को तंग करते रहते हैं। फिर उसके बाद ऐसे वर्कर्स को स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। भैया बुलाओ किसी स्ट्रेस मैनेजर को, स्ट्रेस मैनेजमेंट करे वो। क्यों? क्योंकि तनाव बहुत हो गया है कर्मचारियों को, तनाव ज्यादा हो गया तो काम नहीं हो पा रहा है। वो घर में भी जाके झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, वो भी गड़बड़ है, छुट्टी ले रहे हैं, घर वालों को भी घुमा नहीं पा रहे हैं। कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा? तो हम फिर एक नया सेक्टर खड़ा करते हैं कारपोरेट बिजनेस का, स्ट्रेस मैनेजमेंट सेक्टर। अभी परसों से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ही बात कर रहे हैं, अलग से सेक्टर की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए, जहां जिस कंपनी में, जिस संस्था में, जिस विद्यालय में परिवार भाव आता है, वहां स्ट्रेस मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती। परिवार भाव का मतलब ही है कि मैं भी जीवन हूं, आप भी जीवन हो। जो जो चीजें मुझे चाहिए, मुझे सुख चाहिए, संतोष चाहिए, विश्वास चाहिए, सम्मान चाहिए, आपको भी सुख चाहिए, संतोष चाहिए, विश्वास चाहिए, सम्मान चाहिए, तो हम आप मिल करके विश्वास, सम्मान, कृतज्ञता के साथ ही आगे बढ़ पाएंगे। तो परिवार भाव इसी को बोलते हैं। परिवार भाव हो गया तो आपका काम आसान हो जाता है, अलग से कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि जो वर्कर है हमारे यहाँ काम करने आता है, वो भी परिवार भाव से आता है। उसके पास टाइम है तो ज्यादा काम करके जाएगा, नहीं टाइम है तो आपसे स्पष्टता से, पारदर्शिता से बताएगा कि देखिए मुझे ये परेशानी है, मेरे घर में थोड़ा सा दिक्कत है, मैं इसको मैनेज करूंगा। नहीं तो बार बार छुट्टी लेता है, आप परेशान होते हैं क्यों छुट्टी लेता है। फिर बाद में पता चलता है वो तो नींद की गोली खाता है, उसको स्ट्रेस ज्यादा हो गया। तो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के वर्कशॉप करते हैं। फिर तो क्या चीज है? जीवन और शरीर में संतुलन की आवश्यकता है। जीवन और शरीर में संतुलन की आवश्यकता है। तो जीवन को जीवन समझा जाए, शरीर को शरीर समझा जाए, शरीर को श्रम में लगाया जाए और जीवन को समाधान में लगाया जाए, समझ में लगाया जाए। और मजे की बात, श्रम में, सुविधा में लगे रहने से
जीवन के क्षेत्र में कोई उपलब्धि नहीं होगी, और जीवन के क्षेत्र में लगे रहने से सुविधा के क्षेत्र में कोई उपलब्धि नहीं होगी। आप लगातार समझ में केवल लगे हुए हो तो आपको सुविधा के क्षेत्र में उपलब्धि नहीं होगी। आप केवल सुविधा के क्षेत्र में लगे हुए हो तो आपको समझ के क्षेत्र में कोई उपलब्धि नहीं होगी। इसीलिए बोला इन दोनों में संतुलन की जरूरत है। और मजेदार बात, इसका कार्यक्रम ही अलग है, इसका कार्यक्रम ही अलग है। सुविधा का कार्यक्रम अलग है, सुख का कार्यक्रम अलग है। हमने दोनों को घालमेल किया है, यही हमारी समस्या है। सुविधा के कार्यक्रम से सुविधा मिलेगा, सुख के कार्यक्रम से सुख मिलेगा। दोनों का कार्यक्रम अलग है। एक के कार्यक्रम से, इस कार्यक्रम से इधर की उपलब्धि नहीं होगी। आप चाय बना रहे हैं तो दाल थोड़ी मिल जाएगी आपको, चाय ही मिलेगी। जब दाल बनाएंगे तब दाल मिलेगी। अब सारा समय, सारा श्रम सुविधा के क्षेत्र में, और उपलब्धि किधर चाह रहे हैं? सुख के क्षेत्र में। शांति आ जाए, सुख आ जाए, अरे संतुष्टि आ जाए। और समय किस में लगा रहे हैं? सुविधा के क्षेत्र में। श्रम भी किधर कर रहे हैं? सुविधा के क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर के ये कार्यक्रम अलग है और ये कार्यक्रम अलग है। ये जिस दिन हमको स्पष्ट हो जाता है, हम दोनों ही क्षेत्र के लिए अपना संतुलन बना के चलते हैं। शरीर और जीवन के कार्यक्रम में संतुलन बना के चलना शुरू कर देते हैं। तो क्या पकड़ में आया? मैं जीवन हूं, शरीर को चलाता हूं, शरीर मेरा साधन है। साधन को ठीक रहना ही चाहिए, साधन को बढ़िया से रहना चाहिए, क्योंकि साधन का मतलब ही है कि जो समय पे काम आए, तभी उस साधन की उपयोगिता है। जो साधन समय पे काम ना आए, उस साधन की कोई उपयोगिता है ही नहीं है। तो शरीर मेरा साधन है, इसलिए साधन को ठीक रहना चाहिए, अर्थात शरीर को स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा वो भी समझने का कंटेंट है। मुझे समाधान चाहिए, मुझे क्या क्यों कैसे का उत्तर चाहिए। मैं समाधान से तृप्त होता हूं, मैं साधन से तृप्त होता ही नहीं हूं। मेरे शरीर को सुविधा चाहिए, मेरा शरीर सुविधा से तृप्त होगा, मेरा जीवन समाधान से तृप्त होगा, मेरा जीवन सुख चाहिए, शांति चाहिए, संतोष चाहिए, उससे तृप्त होगा। उसको समझना पड़ता है। शरीर स्वस्थ रहने से मेरे जीवन में कोई उपलब्धि नहीं हो जाएगी। केवल शरीर स्वस्थ रहने से कोई उपलब्धि नहीं होगी। शरीर को स्वस्थ रहना ही चाहिए, मेरा साधन है। कार को बढ़िया सर्विसिंग करा के, बढ़िया से धुलाई की सफाई करके रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर नहीं ठीक रहेगा तो टाइम पे जाएंगे कैसे? पता चलेगा सर्विसिंग नहीं टाइम से कराए, उसमें मोबिल वगैरह ठीक से डाल के नहीं रखे, इंजन ऑयल वगैरह। अब आपको जाना है, एकाएक बॉम्बे जाना पड़ेगा, कैसे जाएंगे? डर हो जाएगा, पता नहीं रास्ते में कहीं खराब ना हो जाए, खराब भी हो सकती है। तो साधन को ठीक रहना ही चाहिए, शरीर को स्वस्थ रहना ही चाहिए, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखना ही पूरा कार्यक्रम नहीं है। उससे आपको सुख के क्षेत्र में कोई उपलब्धि नहीं हो जाएगी। तो मैं जब अध्ययन कर रहा था तो घर पे आया था 2 महीने बाद गोरखपुर। तो वहां से एक ही ट्रेन जाती थी, वो भी रात में 11 बजे रायपुर के लिए। तो मेरे पिताजी रिटायर हुए थे 2007 में, पुलिस में थे वो। तो कुछ कंपनियां हैं जो रिटायर लोगों को ढूंढती हैं, ये वाली दवाई खाओ, ये दवाई मेरी बहुत ही ऑर्गेनिक दवाई है, इसको खा के आप 100 साल जिंदा रह लोगे। क्योंकि रिटायर होने के बाद आदमी स्वास्थ्य के लेके ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है। तो वो आए, और वो कुछ लोग आए, पिताजी के मित्र लोग, कुछ लोगों को लेकर उनको बताने लगे, ये वाली दवाई, ये वाली दवाई, ये वाली दवाई, ये तो पूरी तरह से हमारी कंपनी में बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं, ऑर्गेनिक ढंग से बनाते भी हैं। बताने लगे, और हमारा जाने का टाइम हो रहा था ट्रेन का। तो पिताजी कहे, अरे तुम भी कुछ सुन लो, समझ लो। तो हम भी बैठ गए। तो उसमें बातचीत होने लगी, तो बोले कि
आप रायपुर किस लिए जा रहे हो? तो हमने कहा आप दवाई क्यों बेच रहे हो? तो उन्होंने कहा दवाई बेचने से आप स्वस्थ हो जाएंगे। हमने कहा रायपुर में हम एक समझ को लेने जा रहे हैं, उससे हम सुखी हो जाएंगे। बोले बिना स्वास्थ्य के आप सुखी हो ही नहीं सकते। तो हमने कहा चलिए हम टिकट कैंसिल करा देते, हम नहीं जाएंगे। आपकी दवाई खा के हम स्वस्थ हो गए, स्वस्थ होके क्या करेंगे? बोले अरे सब कुछ करेंगे। हमने कहा एक काम बताइए जो करेंगे। तो बोले अपनी नौकरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमने कहा नौकरी तो बीमार होकर दवाई खा के भी कर लेंगे, लेकिन क्या स्वस्थ होकर हम सुखी हो पाएंगे? हमारे में शांति आ पाएगी? बोले नहीं, उसके लिए तो कोई पूजा पाठ और चीज करना पड़ेगा, अन्य चीज से जुड़ना पड़ेगा। तो हमने कहा देखिए, अगर स्वास्थ्य आपने दिया और शरीर स्वस्थ क्यों रखना चाहिए, इसके आगे का कार्यक्रम नहीं दिया, तो मैं अगर आज बीमार हूं तो किसी को एक घूसा मारता हूं, स्वस्थ हो जाऊंगा तो 2 घूसा मारूंगा। और क्या करूंगा? भाई मैं बीमार हूं तो 4 किलोमीटर पैदल चल लेता हूं, स्वस्थ रहूंगा तो 8 किलोमीटर चल लूंगा, उससे क्या हो जाएगा? समाधान तो नहीं हुआ, सुख तो नहीं आया, मैं विश्वास पूर्वक तो नहीं जीने लगा, सम्मान पूर्वक तो नहीं जीने लगा। बोले जी भैया आप जाओ, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। तो कुल मिलाकर के स्वस्थ रहना एक कार्यक्रम है, लेकिन केवल स्वस्थ रहना ही कार्यक्रम नहीं है। स्वस्थ रहना ही चाहिए। उसके लिए आप जो करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, दवाई खाइए, आहार विहार को ठीक करिए, वो करना ही चाहिए। क्योंकि शरीर बीमार होगा तो दुखी हम ही होने वाले हैं। लेकिन एकमात्र वही कार्यक्रम नहीं है, समझ वाला भी कार्यक्रम है, क्योंकि मैं शरीर हूं और जीवन हूं, और मैं ही शरीर को चलाता हूं, मैं ही शरीर को बीमार करता हूं। शरीर खुद थोड़ी बीमार होता है, शरीर को बीमार करने वाला मैं हूं। मिट्टी को किसने खराब किया? मैंने। पानी को किसने खराब किया? मैंने। हवा को किसने खराब किया? मैंने। आहार को किसने बिगाड़ा? मैंने। जो आहार मैंने कर लिया, वो करने लायक चीज नहीं थी, वो किसने किया? मैंने। जो खाने की चीज नहीं थी, वो खाया, किसने खाया? मैंने। तो शरीर को बीमार करने वाला मैं ही हूं। मेरा आहार, मेरे विहार को किसने बिगाड़ा? मैं देर तक सोता हूं, जबकि शरीर की सोने का एक टाइम है, उससे ज्यादा उसको सोने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन मैं देर तक सोता हूं और पड़ा ही रहता हूं। शरीर में रीढ़ की हड्डी है, ज्यादातर इसको खड़े रहना चाहिए, बैठे रहना चाहिए। भाई अगर शरीर लेटने के लिए होता तो रीढ़ की हड्डी क्यों बनाते? मतलब इतने सारे टुकड़े यहां क्यों लगाते? एक फट्टा ही लगा देते। अगर लेटना ही इसका कार्यक्रम था। इसका मतलब शरीर लेटने वाली इकाई नहीं है। जब थक जाए तो विश्राम उतना ही चाहिए। तो शरीर को बीमार मैंने ही किया है, जीवन ने ही किया है। तो जीवन में निर्णय हो जाएगा तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। क्यों विक्रम भैया? मैं स्वस्थ होऊंगा, ये निर्णय मेरा शरीर स्वस्थ होगा, ये निर्णय जीवन ही करेगा। जीवन निर्णय कर लेगा तो आहार विहार ठीक हो जाएगा। तो एक शब्द आता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व किसको बोलते हैं? इंग्लिश में क्या शब्द है इसके लिए? पर्सनैलिटी। तो व्यक्तित्व का मतलब क्या है? व्यक्तित्व किसको बोलते हैं? हैं? माइक दे। कैरेक्टर। अच्छा, मेरा कैरेक्टर ही मेरा व्यक्तित्व है। बढ़िया। और बोलते ना जी इनकी क्या पर्सनैलिटी है, तो क्या क्या चीज देख के बोलते हैं?
रूप, रूप देख के भी बोलते हैं। व्यवहार, बढ़िया। कपड़े लत्ते जूते भी देख के बोलते हैं हैं? सही आचरण, उसी को व्यवहार बोल रहे हैं। तो बढ़िया। जेंटलमैन उनका कहना है। कान की एक सीमा, शरीर है ना, तो शरीर की इंद्री कान है, तो कान की एक सीमा है जी। अपना होना, अस्तित्व, होना। हाँ। हाँ, आप क्या बोल रहे थे चाणक्य? सेटलमेंट, अच्छा, बढ़िया। तो देखिए, व्यक्तित्व में 3 चीजें आती हैं। यह आपके सामने प्रस्ताव है, इसको जांच के देखिए। मैं व्यक्तित्व संपन्न हूं, उसमें 3 चीजें आती हैं: आहार, विहार और व्यवहार। मेरा आहार शरीर के अनुकूल है, मेरा विहार मेरे शरीर और मेरे वातावरण और मेरे सुखी होने की तरफ ले जाती है। मेरा व्यवहार तालमेल पूर्वक है, मैं जिसके साथ भी संबंध है उसको पूरा निभाता हूं और उसमें हार्मनी रखता हूं। मैं अपने तरफ से निर्वाह करता हूं, दूसरे की योग्यता नहीं है, वो नहीं कर पाता, वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने तरफ से व्यवहार को पूरा निर्वाह करता हूं। ये मेरा व्यक्तित्व है। इससे कम में व्यक्तित्व की परिभाषा नहीं हो सकती और इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। ये 3 चीजें अगर मेरी व्यवस्था के अनुरूप हो गई, सही हो गई का मतलब व्यवस्था के अनुरूप हो गई। शरीर एक व्यवस्था है, जीवन एक व्यवस्था है। तो मेरा शरीर अगर स्वस्थ रह रहा है और मेरा जीवन समाधान संपन्न है, यही मेरा व्यक्तित्व संपन्नता है। तो मैं विचार करता हूं, तो विचार कौन करता है, शरीर या जीवन? है मन, जीवन। विचार जीवन में होता है। अब सवाल यह है कि जीवन और शरीर जुड़े कैसे रहते हैं? या जीवन जो है शरीर के कहां रहता है? घुटने में रहता है कि एड़ी में रहता है कि दिमाग में रहता है कि हृदय में रहता है कि हाथ में रहता है कि उंगलियों में रहता है कि आंख में रहता है? जीवन कहां रहता है भाई? शरीर को चला रहा है, इतना कुछ करा रहा है, तो कहां रहता है? सारे शरीर में एक साथ रहता है। कैसे? इतना बड़ा है, शरीर के आकार का ही है। सिर्फ चैतन्य नहीं है। हाँ, शरीर असंख्य सेल का बना हुआ है और सेल में जीवरस है, और जीवरस यही जीव है। विज्ञान की भाषा में ऐसा है मेरे ख्याल में। बढ़िया। तो यानी विचार कौन करता है? कोशिका करती है। विचार वो सुखी दुखी कौन होता है? कोशिका होती है। सुखी दुखी वो मानसिक है। वो कहाँ होता है? सारे कोशों में होता है, सारे कोशों में जीव रस है। तो वो सारे- सेल है, ठीक है, वो मतलब मगज के कोश है, वो चेता निकलती है, वो चेता दुख और सुख का अनुभव कराती है। तो कहने का मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आगे की बात मैं कर रहा हूं, क्या सुखी और दुखी कोशिका होती है? हो सकती है कोशिका सुखी हो- कोशिका नहीं होती। सुख और दुख का अनुभव मगज से होता है। तो मगज भी क्या है? वो कोशिका ही तो है। वो दिखता नहीं, सर्व कुछ है। नहीं, जैसे आप विज्ञान की बात कर रहे हैं ना कि हर सेल में जीव पदार्थ होता है, ऐसा कह रहे हैं, तो अगर वो हर सेल में है, जीवंतता है विज्ञान की भाषा में,
तो मैं जो सुखी दुखी होता हूँ, तो क्या सारी कोशिकाएं सुखी दुखी होती हैं, या कुछ कोशिकाएं, अभी पैर की कोशिका दुखी है, फिर ब्रेन, तो ब्रेन अगर सुखी दुखी होता है तो ब्रेन भी क्या चीज है, कोशिका ही की एक संरचना है। ब्रेन क्या है, एक अंडाकार चीज है कोई, उसमें से बहुत सारे एंटीना निकले हुए हैं और एक तरल पदार्थ में वो डूबा हुआ है। ऐसा ही देखा गया ना ब्रेन को। हाँ जी। हेलो, माइंड और मगज में सब होता है, वहाँ पर मतलब मेमोरी स्टोरेज जैसा कुछ होता है और वो लॉजिकल थिंकिंग करता है। तो उसके माइंड हिसाब क्या से है और मगज क्या है, दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? क्योंकि एक ही है। अभी जो साइकोलॉजी में माइंड बोलते हैं वो ब्रेन को नहीं बोलते हैं। लेकिन वो मतलब जो स्टोरेज है, मतलब ब्रेन और माइंड एक ही चीज है कि अलग अलग है? शायद अलग अलग होगी। जैसे कंप्यूटर है तो उसका स्टोरेज एक अलग होता है, लेकिन वो स्टोरेज को मतलब प्रोसेस रैम भी होता है, वो टेम्पररी स्टोर करता है और वो मतलब लॉजिकल भी करता है। तो ऐसा हो सकता है। बढ़िया। भैया ये मैं जो है उसको कौन ऑपरेट करता है? मतलब प्रश्न है ना कि शरीर को अगर मैं ऑपरेट करता है तो मैं को कौन ऑपरेट करता है? अगर शरीर बीमार होता है, उसको आराम की आवश्यकता है, तो उसका वो संदेश मैं को किस तरह से मिलता है? बस वही तो चर्चा कर रहे हैं कि मुझे यहाँ मच्छर काटा और मेरा हाथ आके पटाख से पड़ा। हाथ को कौन बताया, कैसे सूचना पहुंची? भाई दर्द किसको हुआ, फिर सूचना कैसे पहुंची, फिर हाथ यहाँ पे आया। ठीक है, ये प्रश्न है, अभी प्रश्न ही चल रहा है, अभी उत्तर नहीं आ रहा है जी। कुछ कुछ उत्तर आ रहे हैं, जैसे ये भाई बोल रहे थे कि माइंड से होता है, हेलो, आप बोल रहे थे कि कोशिका। भैया जी। ये मैं जो है वो मन है। हाँ, मैं का मन, एक मैं का जो इस कंटेंट में कहा गया है। देखिए, जब मन हम बोल रहे हैं तो हम कहीं न कहीं से उस शब्द को सुने हैं या उसको जांचे हैं, वहां से बोल रहे हैं। जीवन विद्या का जो कंटेंट है, इसमें मन जो बोला गया है वो जीवन की एक बल है, एक केवल हिस्सा है, पूरा ही जीवन मन नहीं है। यहां जो बोल रहे हैं, हो सकता है आप पूरे को ही मन बोल रहे हो, मतलब अभी जब धीरे धीरे जीवन आएगा तो सीधे सीधे खुलेगा। हाँ जी। क्या जीवन अणु है? हैं? अणु? अणु? हाँ, मतलब कि कोई सेल ये चीज है, तो इसमें भी जो एटम्स होते हैं वो एक 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 बहुत अंदर अंदर तक, उस टाइप से है क्या? समझ? ये एक्चुअली अध्ययन का विषय है। तो अभी अगर जैसे बोल देंगे जीवन एक परमाणु है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। फिर पता चलेगा जीवन एक परमाणु है, वो बताने में 3 दिन निकल जाएंगे, मतलब बात करने में। तो आप इसको बना के रखो, मतलब इस कंटेंट में उसको परमाणु बोला गया है, लेकिन अभी कौन सा परमाणु है उस पर चर्चा बाद में करेंगे जी। हेलो, जीवन एक प्रकृति है, प्रकृति का एक भाग ही है। हाँ, रहता कहाँ है, शरीर को कैसे चलाता है? कहाँ रहता है तो मुझे मालूम नहीं है। हाँ, वो नाभि में होगा। बढ़िया। तो अभी प्रकरण यही चल रहा है कि जीवन जो है, मन जिसको बोल रहे हैं, जिसको कोई आत्मा बोल रहा है, ये शरीर के को कैसे चलाता है, शरीर को ड्राइव कैसे करता है? तो इन्होंने कहा माइंड से करता है या ब्रेन के थ्रू करता है। ब्रेन में स्टोरेज होता है। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन ब्रेन को खोल के देखा गया तो कोशिका ही है, उसमें चेतना नाम की कोई चीज, चैतन्यता नाम की कोई चीज नहीं होती। मतलब ब्रेन सुखी दुखी होता होगा तो इसका मतलब कोशिकाएं सुखी दुखी होती हैं, क्योंकि ब्रेन तो कोशिका ही है। तो ऐसा लगता है कि ब्रेन के साथ तो है, लेकिन ब्रेन नहीं है, क्योंकि चैतन्यता है, उसमें सुख दुख की फीलिंग होती है, अपमान की फीलिंग होती है, सम्मान की फीलिंग होती है। हाँ जी। सर जी, अब बता ही दीजिए, बहुत जिज्ञासा जाग रही है कि मैं क्या है, बहुत इच्छा हो रही है जानने की।
अब कंफ्यूजन मत लगाइए, अब बता ही दीजिए कि मैं क्या है और कहाँ रहता है। मैं कंफ्यूजन लगा नहीं रहा हूं, मैं कंफ्यूजन से निकाल रहा हूं। भैया पहले पता तो चले कि कौन कौन कहां कहां पर है। जैसे क्या है, ये पूरा का पूरा कंटेंट जो मैं रख रहा हूं हिंदी में रख रहा हूं, तो बहुत सारे हिंदी के शब्द होंगे जो गुजराती में नहीं होंगे, या कभी एक और खतरा रहता है। अभी एक भैया बता रहे थे कि कल मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, बोले वो शब्द का गुजराती में बहुत खराब अर्थ है। अब मुझे वो बता दिए तो मैं अब उसका प्रयोग नहीं करूंगा, तो ये हो सकता है ना, इसलिए मैं थोड़ा एक बार देख लूं कौन कौन कहां कहां है। इतना ही बात है। चलिए। हेलो। हाँ जी, विचार, हाथ खड़ा करिए, कौन बोल रहे हैं जी? क्या मेरे को विचार कह सकते हैं? मैं में विचार होता है। विचार तो मन में होता है ना। हाँ वही मैं में, जीवन में विचार होता है, जीवन ही विचार करता है, शरीर कोई विचार नहीं करता। हेलो। हाँ जी, कहाँ से? जब जीवन शरीर में से निकल जाता है तब पता चलता है कि ये कुछ है। तब हम बोलते हैं अब इसको ले जाओ, शरीर को गाड़ दो चाहे जला दो। फिर इसका पेंट पॉलिश बंद, फिर इसका ब्यूटी पार्लर बंद। तो क्या है जीवन? तो मृत्यु किसको बोल रहे हैं? जीवन का शरीर से अलग हो जाना, उसको मृत्यु बोल रहे हैं। हाँ जी। मैं सिर्फ एक चेतना हूँ, जब चेतना चली जाए तब से वो शरीर नहीं रहता अभी। हाँ वो तो सही बात है, उसको तो हम लोग मान के चल रहे हैं। अभी सवाल यह है कि मैं जो चेतना हूं ये शरीर को चलाता कैसे हूं? शरीर में रहता हूं या शरीर के बाहर रहता हूं या शरीर के साथ साथ रहने का कोई इसका स्वरूप है? जीवन के पास कल्पनाशीलता है और वो जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है, चाहे वो शरीर छोड़ के भी, मतलब वहाँ कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। कॉन्सेंट्रेट शरीर के अंदर में भी किसी भी हिस्से में वो जैसे एक उंगली में भी आ सकता है, शरीर के बाहर भी रहेगा, मतलब वहाँ सोच सकता है जाने का। आपका जीवन क्या सोच रहा है? अभी शरीर के साथ रहने का ही सोच रहा है। हेलो। हाँ जी। हाँ भैया जी, 5 तत्व है लेकिन मुझे 2 मालूम है, हवा और पानी। हम देख नहीं पा रहे इधर बीच में। हाँ एक्चुअली सफेद चद्दर है, पीछे सफेद कुर्सी है, आपका सफेद कपड़ा है। जी। क्या व्यक्तित्व? हाँ हेलो, क्या बोल रहे थे? व्यक्तित्व? हाँ व्यक्तित्व जीवन है। हाँ जीवन व्यक्तित्व संपन्न होना चाहिए, मतलब जीवन जब भी संपन्न होगा तो व्यक्तित्व संपन्न ही होगा। जी बढ़िया। हाँ भैया। हाँ सर, मैं ये कह रहा था 5 तत्व है, शरीर वही चलाता है, हवा पानी आदि। उससे शरीर बना है, जीवन थोड़ी उससे बना है। ओके सर। हेलो। हाँ जी। जो हमारे मन में विचार होते हैं, उद्भवते हैं, उसको जो देखता है यानी कि दृष्टा है। हम जो भी क्रिया करते हैं, विचार होते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, उसको जो देखता है, वो निरीक्षण जीवन करता है। वो जीवन है। बहुत बढ़िया, बढ़िया। वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, शरीर के साथ कैसे बना रहता है? चलिए आगे बढ़े आप। हाँ बोलेंगे कोई? अच्छा आगे बढ़ा जाए। तो जो इस कंटेंट का जो प्रस्ताव है वो ये है कि जीवन और शरीर साथ साथ हैं, सह अस्तित्व में हैं। और जीवन जैसे देखिए, अस्तित्व में रचना देखिए कैसे रचना हुई है। पदार्थ थे, पानी का संयोग हुआ तो पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षियों का शरीर हो गया और मानव का शरीर हो गया। तो पेड़ पौधे हो गए मतलब कोशिका बनी, कोशिका से पेड़ पौधे बन गए, फिर उसी में से एक तरह की और कोशिका थी, उससे पशु पक्षी के शरीर बन गए और मानव के शरीर बन गए। ये रचना है, इसको क्या बोलते हैं? रचना बोलते हैं। रचना हुआ। तो अभी तक जितनी रचनाएं
अस्तित्व में प्रकृति में हुई है, उसमें सबसे उच्च कोटि की रचना क्या है जी? मानव शरीर। क्या है? मानव शरीर। और मानव शरीर में भी सबसे उच्च कोटि की रचना क्या है? मानव मस्तिष्क, ब्रेन। मानव शरीर जो है उसमें चेता तंत्र है। कहां भैया? हाँ। सबसे अच्छा चेता तंत्र मनुष्य का है, इसीलिए वो सब सुख दुख जान सकता है। चेताएं मगज को क्रिएट करती है और मगज से हम सब क्रियाएं कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो जो मगज है यानी ब्रेन है, उसके थ्रू ही जीवन शरीर से कनेक्ट होता है। आप रचना देखिए ना, कैसी रचना हुई? पेड़ पौधों की रचना हुई। इन पेड़ पौधों को कोई जीवन नहीं चलाता, क्योंकि ये सुखी दुखी नहीं होते, ये व्यवहार नहीं करते, ये आचरण जो करते हैं वो नियम पूर्वक करते हैं। यहां न्याय की आशा नहीं है। पशु पक्षी में आए तो पशु पक्षी के शरीर में भी ब्रेन होता है, लेकिन उनका ब्रेन पूर्ण समृद्ध ब्रेन नहीं होता। इसीलिए वही जीवन इसको भी चलाता है, लेकिन इसको चला के तृप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ब्रेन भी इतना समृद्ध नहीं है और शरीर की डिजाइन भी इतनी बढ़िया परफेक्ट नहीं है। हाँ जी, आपका ध्यान जा रहा है? जो पशु पक्षी के शरीर हैं उनकी डिजाइन भी इतनी परफेक्ट नहीं है, और पशु पक्षी का जो ब्रेन है वो भी पूर्ण समृद्ध नहीं है। इसीलिए जीवन उन शरीरों को चला के तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो सुखी होना चाहता था। तो अस्तित्व सहज विधि से एक अलग डिजाइन का आया, मानव शरीर। मानव का शरीर भी परफेक्ट है और मानव का ब्रेन भी पूर्ण समृद्ध है। इस ब्रेन के थ्रू जीवन जो है शरीर को सूचनाएं भेज सकता है और शरीर की पूरी सूचनाओं को ले सकता है, और ये शरीर ब्रेन के सोचे हुए सारे काम को कर सकता है। ये शरीर ऐसा शरीर है। इसीलिए बोले कि मानव को कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता दोनों जन्मजात प्राप्त है। शरीर कितनी परफेक्ट मशीन है, आप देखिए सोच के। दुनिया में कोई मशीन आदमी ऐसा नहीं बना पाया जो शरीर से ज्यादा परफेक्ट हो। इतना कम इनपुट लेके इतना ज्यादा आउटपुट देने वाली मशीन ही नहीं बनी है। मैं 2 रोटी खा के 200 रोटी बना सकता हूं। कोई मशीन में इतना कम इनपुट दे के आप इतना आउटपुट नहीं ले सकते। बताते हैं कि जितना आउटपुट आता है उसका 60% तक इनपुट में चला जाता है, उपलब्धि 40% 30% होती है। इतना एनर्जी कंज्यूम होती है। और मानव शरीर खाएगा 2 रोटी, बना सकता है 200 रोटी। तो इतना परफेक्ट ये डिजाइन है नेचुरली जो बनी है। तो ये शरीर बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें जो ब्रेन है वो पूर्ण समृद्ध है। अर्थात जीवन और शरीर के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत बढ़िया से हो सकता है, और इस शरीर से हम चाहे जितना कर्म कर सकते हैं, और हम इस ब्रेन के थ्रू चाहे जितना सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो शरीर और जीवन साथ साथ हैं। ब्रेन के थ्रू शरीर जीवन से जुड़ा रहता है। तो शरीर की सूचनाएं जीवन को ब्रेन के थ्रू मिलती हैं, जीवन की सूचनाएं संकेत शरीर को ब्रेन के थ्रू मिलते हैं। तो बोला कि जीवन और शरीर साथ साथ हैं। ये देख लीजिए किसका शरीर है। तो ये मानव शरीर है, इसको जीवन चलाता है। कैसे चलाता है? तो यहां एक ब्रेन है, उसके थ्रू चलाता है। तो कोई भी सूचना ब्रेन को आई, शरीर वैसा एक्शन कर दिया। शरीर में कोई संवेदना हुई, कोई पीड़ा हुई, उसकी सूचना ब्रेन के थ्रू जीवन को गई, और जीवन उसमें कुछ प्रोसेस करके फिर शरीर को सूचित कर दिया। ये क्रिया हमारे में चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है।
अब जीवन रहता कहाँ है? तो इससे क्या लगता है, ये सारी चीजें स्थूल हैं, जो सुविधाएं हैं वो स्थूल हैं, मतलब उनका भार होता है। यहां एक चीज और छूट गया, जितनी भी जीवन की चीजें होते हैं, सुविधाएं हैं, वो भार वाली हैं। शरीर की सारी जरूरतें भार वाली हैं और जीवन की सारी जरूरतें भारहीन हैं। तो जितनी भी सुविधाएं हैं वो स्थूल हैं और जितने भी ये भाव हैं ये भारहीन है, मतलब सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म है। तो जीवन की सारी आवश्यकताएं सूक्ष्म है, इसलिए जीवन भी बहुत सूक्ष्म है। इसलिए जीवन पूरे शरीर को एनवेलप किए रहता है, अर्थात अब आपकी बात यहां कनेक्ट होगी, हर कोशिका से हर क्षण हॉरिजेंटल और वर्टिकल मोशन करता हुआ शरीर को जीवंत बनाए रखता है। पूरे शरीर में वर्टिकल हॉरिजेंटल मोशन करता हुआ शरीर को जीवंत बनाए रखता है और ब्रेन के थ्रू कनेक्ट रहता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। यह गति बहुत ही तीव्र होती है। जैसे बहुत सारे लोगों का फिल्मों में भी दिखाया होगा या आपके पास आसपास घटना हुई होगी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ और वो बेहोश हो गए, और जब बेहोश हुए हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया तो वहां पर पता चला कि इनका पैर बिल्कुल बेकार हो गया है, इनका पैर तो यहां से काटना होगा। तो जो परिजन होते हैं वो निर्णय लेते हैं कि भाई आदमी जिंदा बना रहे, पैर काट दो, कोई बात नहीं, पैर काट देते हैं। काटने के बाद उस आदमी को फिर रूम में लाया जाता है, शरीर पे चद्दर या कंबल रखा रहता है, उस आदमी को होश आता है और कोई लोग बैठे उनसे बातचीत शुरू करता है। तो बातचीत में उनके परिजन कहते हैं चलो कोई बात नहीं, पैर एक कट गया, कोई बात नहीं, आप जिंदा तो हो। तब उसका ध्यान जाता है, अरे पैर कट गया। इसका मतलब क्या हुआ, जीवन चूंकि बेहोश हुआ, मतलब शरीर बेहोश हुआ था, मतलब ब्रेन से जीवन की सूचना को डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। बेहोशी का मतलब क्या हुआ, अभी भी जो बेहोश करते हैं उसका मतलब क्या करते हैं कि मस्तिष्क को शिथिल कर देते हैं, ब्रेन को, जिससे कि जीवन और शरीर के बीच में सूचना का आदान प्रदान बंद हो जाए। तो बेहोशी में शरीर और जीवन के बीच में सूचना का आदान प्रदान नहीं हुआ। जब होश आया तो जीवन की चैतन्यता जो स्वीकारता थी यहां तक अभी शरीर की थी, वहां तक वो आर पार था। जैसे ही पता चला कि पैर यहीं तक है तो हटा के देखता है, तब जाके अब स्वीकारता है यहां। तो मामला कुल स्वीकृति का ही है, स्वीकारता की ही है। तो जीवन शरीर को ऐसे वर्टिकली हॉरिजेंटली मोशन करता हुआ शरीर को जीवंत बनाए रखता है, हर कोशिका से गुजरता हुआ ब्रेन के थ्रू कनेक्ट रहता है। ऐसा इस कंटेंट का, इस दर्शन का प्रस्ताव है, आपके जांचने के लिए उपलब्ध है। लेकिन अभी हम जीवन की बात किए नहीं, अभी केवल ये बात कर रहे हैं जीवन कैसे शरीर से कनेक्ट है। अभी जीवन की बात नहीं की है, जीवन क्या है। तो जीवन को समझना ही इस कंटेंट का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, इसीलिए इसका नाम ही है जीवन विद्या शिविर। तीसरे दिन आके पता चलता है जीवन विद्या शिविर क्यों नाम है। तो जीवन का विद्या हो जाए, यानी जीवन का ज्ञान हो जाए, उसके लिए शिविर है। सुखी दुखी जीवन हो रहा है, सारे लड़ाई झगड़े जीवन करा रहा है, भुगत रहा शरीर, सारा मलाई रसगुल्ला और फालतू चीजें जीवन को खाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, भुगत रहा शरीर। तो भोजन किसको चाहिए, भोजन किसको चाहिए और स्वाद किसको चाहिए। अब पता चल रहा है क्यों ज्यादा खा लेते हैं स्वादिष्ट चीज। हाँ जी, भोजन शरीर को चाहिए और स्वाद मन को चाहिए, जीवन को चाहिए। बढ़िया। तो भोजन शरीर को चाहिए, स्वाद जीवन को चाहिए। तो आपको ध्यान आ रहा है क्यों स्वादिष्ट चीज आप ज्यादा खा लेते हैं।
क्योंकि स्वाद से सुखी होने का कोशिश करते हैं। और सुख कितना चाहिए? सुख कितना चाहिए? ज्यादा। तो अब अगर स्वादिष्ट भोजन है तो स्वादिष्ट भोजन कितना चाहिए? ज्यादा। इसलिए हमारी ओवर ईटिंग होती है, हम ज्यादा खा लेते हैं, क्योंकि स्वाद शरीर को चाहिए ही नहीं। स्वाद शरीर के माध्यम से मिलता है, वो सही है भाई। जीभ पे टेस्ट बड्स होते हैं, उन पे पड़ता है, तो स्वाद मिलता किसको है? मुझे मिलता है, शरीर को नहीं मिलता। शरीर को चाहिए भी नहीं स्वाद। देखिए, शरीर को खाना भी क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर में दो तरह के काम होते हैं। एक तो शरीर से हम श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, कुछ उत्पादन करते हैं, तो उसके लिए हमको ऊर्जा चाहिए। और दूसरा शरीर को क्या है? तो शरीर के अंदर रिपेयर मेंटेनेंस का काम चलता है। नई कोशिकाएं बनती हैं, पुरानी कोशिकाएं खत्म होती हैं, तो रिपेयर मेंटेनेंस का काम होता है। तो शरीर को ऊर्जा चाहिए और रिपेयर मेंटेनेंस के लिए मिनरल, विटामिन्स, ये सारी चीजें चाहिए। प्रोटीन चाहिए ग्रोथ के लिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए एनर्जी के लिए। तो ये तो सब विज्ञान में लिखा हुआ है। तो शरीर को क्या चाहिए? तो शरीर को ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए, और रिपेयर मेंटेनेंस के लिए कुछ चीजें चाहिए। शरीर को कोई स्वाद नहीं चाहिए, स्वाद मुझे ही चाहिए। खाने में स्वाद इसलिए रख दिया कि अगर स्वाद नहीं होगा तो आप खाएंगे ही नहीं, तो शरीर बेचारा तो मर ही जाएगा। इसलिए स्वाद है उसमें, है नेचुरली उसमें स्वाद है। स्वाद को हम पहचानते हैं, लेकिन स्वाद के चक्कर में पड़ जाते हैं तो शरीर पे कोई न कोई आरोपण कर देते हैं। हम ज्यादा खा लेते हैं, या जो चीज नहीं खाना वो खा लेते हैं। तो कोई चीज स्वादिष्ट है, इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि वो चीज मेरे शरीर के अनुकूल भी है। और कोई चीज मेरे शरीर के अनुकूल है, वो स्वादिष्ट भी होगी, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन भोजन कैसा बनाया जाए जो शरीर के अनुकूल भी हो और स्वादिष्ट भी हो, ऐसा भोजन बनाया जाए। तो जब हम लोग अध्ययन के लिए 2009 में या छोटी में आए 60 लोग, तो वो पहला अध्ययन शिविर शुरू हुआ था। उसके पहले अध्ययन शिविर व्यवस्थित ढंग से होता नहीं था। तो उस समय आदरणीय नागराज जी ने महाराज को बुलाया जो खाना बना रहे थे। जलंधर नाम था उनका, हेमराज और जलंधर। हेमराज उस समय छोटा था, बड़ा हो गया। आप में से छोटी गया कोई? नहीं गए। तो बुलाए, बोले देखिए ये अध्ययन करने आए हैं, अध्ययन करके ये लोगों को ये प्रस्ताव दूर दूर जाकर के देंगे। हमको पता नहीं था, हमको तो लगता था पता नहीं हम अध्ययन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आदरणीय नागराज जी को पता था कि बाद में गुजरात जाएंगे। मतलब एक संभावना होती है ना, आदमी समझेगा तो बताएगा ही, व्यक्त ही होगा। आप जो समझते हो व्यक्त ही होते हैं, रह नहीं पाते। शिविर क्या चीज है? लोग बोलते हैं शिविर का आप लोग पैसा क्यों नहीं लेते? आप शिविर लेते हो, हमारे कोई मित्र पैसा नहीं लेते शिविर लेने का। तो हम बोलते हैं देखिए शिविर में है क्या चीज, कि एक कंटेंट है। इस कंटेंट को मैंने समझने की कोशिश किया है, जितना समझा है उसको जीने की कोशिश किया है, उसका सुख मेरे साथ बना हुआ है। मैंने समस्त मानव जाति को अपना परिवार माना हुआ है। तो आप अगर कोई चीज बाहर से कुछ सुन के आते हो अच्छी चीज, तो अपने परिवार में बैठ के चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो उसका फीस चार्ज करते हैं। नहीं पैसा दो तब हम बताएंगे, नहीं करते। तो जब हमने मानव जाति को परिवार मान लिया और कोई कंटेंट मेरे पास है, उस पर बातचीत करेंगे, तो उसका पेमेंट लेना का मतलब ही खत्म हो गया। आवश्यकता ही नहीं है। तो लोग बोलते हैं आप शिविर क्यों लेते हो? तो हम बोलते हैं मानव क्या चाहता है? सुख चाहता है। तो मैं शिविर क्यों लेता हूं? सुखी होने के लिए।
तो मैं अपने सुखी होने के लिए शिविर ले रहा हूं, तो उसमें आपसे पेमेंट की क्या जरूरत है? मामला ऐसे सेटल हो जाता है। तो क्या बोले? बोले कि देखो ये लोग दूर दूर जाएंगे, इस कंटेंट का प्रस्ताव रखेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो इनको स्वस्थ भी रहना है, इनका अध्ययन बढ़िया से हो, लेकिन स्वाद भी खाने में होना चाहिए। तो आप खाना ऐसा बनाना कि क्योंकि वो आयुर्वेद के भी बड़े वो विद्वान थे, नाड़ी विद्या के और चिकित्सा के, तो खाना ऐसा बनाना कि वो खाना में स्वाद भी हो और खाना शरीर के लिए भी अच्छा हो। जैसे दो शब्द आते हैं, अच्छा लगना और अच्छा होना। अच्छा लगना और अच्छा होना, ये दोनों दो चीज है कि अलग अलग है? अलग है। कैसे? कैसे अलग है बताइए? अच्छा लगना, अच्छा होना वही साधन है, और अच्छा लगना वो मन का कारण है। जिस तरह कोई रोगी होता है, जो जो पैदा जो खिलाता है, वो जो अन्न खाता है वो भी गड़पण वाला होता है, और जो रोगी खाता है उसको भी कड़वा लगता है। मतलब अच्छा होना उसे मन का कारण है। हाँ जी। और जैसे ठंडी का सीजन है और आपका आइसक्रीम खाने का मन है, क्योंकि आपको आइसक्रीम अच्छी लगती है, तो ठंडी के सीजन में आइसक्रीम खाना में आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? ठंडी के सीजन में भी आपको आइसक्रीम खाने में अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा? ये लो। हेलो भैया। हाँ जी। हाँ, ये जो मानव शरीर आपने बताया ना, वो बेहोशी वाला, वो शरीर बेहोश होता है कि मैं बेहोश होता है? मैं तो आज तक बेहोशी है। सुविधा में सुख ढूंढ रहा है, यही उसकी बेहोशी है। तो बेहोशी का मतलब इतना ही हुआ, बेहोशी का मतलब इतना ही हुआ कि शरीर है और जीवन है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सिस्टम है। उस कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर देना, रोक देना। मतलब में वो मैं तो जिंदा ही रहता है, मैं तो रहेगा ही रहेगा, वो शरीर सिर्फ वो बेहोश होता है। शरीर केवल बेहोश होता है। शरीर बेहोश मतलब क्या हुआ? ऐसा शरीर बेहोश का मतलब नहीं वो हार्ट काम करना बंद कर दिया, किडनी काम करना बंद कर दिया। शरीर के सारे फंक्शन चलते हैं, तभी तो बेहोशी बोलते, नहीं तो डेथ बोल देते। भाई मृत्यु में और बेहोशी में क्या अंतर है? बेहोशी में शरीर की सारी क्रियाएं चलती हैं और मृत्यु में शरीर की कोई क्रिया नहीं चलती। मतलब में वो दवा का असर पहले मैं पे होता है और वो शरीर को संदेश देता है। किसका? कोई भी बेहोशी की दवा पेशेंट को पिलाई जाती है तो उसका वो मैसेज पहले मैं पे जाता है। मैं से कोई मतलब ही नहीं है उसका। वो बेहोशी की दवा केवल ये करती है कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे आपके पास माइक है, उससे आप बोल रहे हैं, उससे मेरे पास सूचना पहुंच रही है। अब मैं माइक की बैटरी ही निकाल दिया, अब आप बोलिए, नहीं मेरे तक कोई सूचना नहीं आएगी। यही हुआ, इसके बीच में जो बैटरी है वो ब्रेन है, तो ब्रेन को शिथिल कर दिया। जैसे नींद की गोली खाते हैं लोग, ट्रैंकुलाइजर, वो भी क्या करता है? भाई नींद की गोली आपके कोई क्यों खाता है? क्योंकि विचार चल रहे हैं, बंद ही नहीं हो रहे। तो विचार शरीर में तो चलता नहीं है, जीवन में चलता है। तो क्या करते हैं? अब जीवन का विचार शरीर पे आ रहा है। अब शरीर, निद्रा क्या चीज है? निद्रा का मतलब है शरीर शिथिल हो जाना। अब विचार चल ही रहे हैं, शरीर शिथिल नहीं होता। तो नींद की गोली क्या करती है? विचार को बंद नहीं करती, विचार से शरीर के कनेक्शन को काट देती है, स्विच ऑफ कर देती है। उसको ट्रैंकुलाइजर बोलते हैं। ऐसा कर देने से क्या हुआ? अब आपके शरीर को सूचना नहीं आ रही।
तो आपका हेलो। शरीर शिथिल हो गया। हाँ जी, कहाँ पर? हाँ, हेलो। अच्छा लगना मतलब अंदर महसूस होना, और अच्छा होना मतलब कंप्लीट हो गए हैं। बढ़िया। तो एक मेरा प्रश्न जो था कि ठंडी है, खूब सर्दी पड़ रही है, उसमें मैं आइसक्रीम खा रहा हूं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बोलिए ना, जोर से लगेगा। हेलो। इसमें क्यों शर्मा रहे हैं? हम देने थोड़ी जा रहे हैं आपको आइसक्रीम। हेलो। जैसे कि पहले समझाया था, जिंदा रहना और जीना, हाँ, यानी अच्छा लगना वो अच्छा होना में आता है, लेकिन अच्छा होना, हाँ, अच्छा होना सबके लिए है, अच्छा लगना सबके लिए नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब आइसक्रीम अच्छा लगी, लेकिन क्या सर्दी में आइसक्रीम खाना अच्छा है भी? अच्छा है? नहीं है। ये कैसे आप कह पा रहे हैं? जब आप शरीर एक व्यवस्था है, इसको समझे हुए हैं। शरीर एक व्यवस्था है, अस्तित्व भी एक व्यवस्था है, इसको समझे हुए हैं, तब आप कह पाएंगे कि अच्छा नहीं है। अगर आप शरीर व्यवस्था को नहीं समझे हुए हैं तो दबा के खाओ आइसक्रीम ठंडी में। लेकिन क्यों आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है? हेलो क्योंकि आपको लग रहा है कि सर्दी पहले से है, शरीर पहले से ठंडी है, इसमें और ठंडी चीज डालेंगे तो क्या होगा? कफ कोल्ड की शिकायत हो जाएगी, यानी कफ बढ़ जाएगा शरीर में। हाँ जी। अच्छा लगना और अच्छा होना दोनों अलग चीज है। जैसे कि कोई व्यक्ति है तो उसको हम बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन अच्छे हो नहीं। ऐसा बोलते हैं किसी को? हाँ, डर के क्योंकि थोड़ा- वो उसका शरीर अच्छा है, वो दिखने में अच्छा है, लेकिन उसका स्वभाव और उसका आचरण अच्छा नहीं है। बहुत बहुत हिम्मती हैं आप। हाँ, किसी को बोलिए आप अच्छे लग रहे हो लेकिन अच्छे हो नहीं। भैया कहीं अटैक कर दिया, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इससे बात क्या हो गई? अच्छी बात है कि कोई अच्छा दिख रहा है, इसका मतलब अच्छा होगा भी, ये जरूरी नहीं। ठीक है, तो अच्छा लगना, जैसे करेला बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन शुगर हो गया है तो डॉक्टर बोलेगा करेला खाओ, तो करेला खाते हैं। तो आप तो जो क्या है, अच्छा जो होता है वो कोई जरूरी नहीं अच्छा लगे ही, वो व्यवस्था के अर्थ में अच्छा होता है। मतलब हाँ, हाँ, अच्छा लगना मतलब वो पहले दिखावा, मतलब जो हम देख सकते हैं वो है, और अच्छा होना उसका रिजल्ट है। जी। तो अच्छा लगना यानी इंद्रियों तक सीमित है, अच्छा होना यानी व्यवस्था के अर्थ में होगा। तो व्यवस्था शब्द जुड़ता है, अच्छा होना यानी व्यवस्था के अर्थ में। तो जब जीवन समझता है, समझदार हो जाता है, तो अच्छा लगने पे टिकता है कि अच्छा होने पे टिकता है? तो आपको कोई बात अच्छी लगे इसलिए मैं बोलूंगा, या अस्तित्व के अर्थ में जो अच्छा होगा वो बोलूंगा? जो अच्छा होगा वो मैं बोलूंगा, जो अच्छा होगा वो सलाह में रखूंगा, जो अच्छा होगा वो प्रस्ताव में रखूंगा। आपको अच्छा लगे इसलिए हम कुछ भी करें, इसी का नाम दिया है तुष्टीकरण। आपको अच्छा लगे बस हम करते रहेंगे, आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे, पूरी जिंदगी इसी में बीत जा रही है। जी मैं इतना कुछ करता हूं दूसरे को खुश करने के लिए, फिर भी वो खुश नहीं होता। अरे आप खुश हो? नहीं जी। तो जो चीज आप ही के पास नहीं है दूसरे को कैसे दोगे आप? तो बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा रहे हैं दूसरों को खुश करने के लिए, खुशी नहीं होते। बहू बोलती है इतना कुछ करते हैं, सास खुशी नहीं होती। तो कुछ करने से थोड़ी खुश होता है, तालमेल से खुशी होती है। आप खुद को समझेंगे, दूसरा भी मानव है वो भी खुद को समझेगा, दोनों में तालमेल होगा, वो सुख है, वो खुशी है, वो बनी रहती है। तो कुल मिला के अच्छा होना, ये जीवन जब समझदार होता है तो अच्छा होने को प्राथमिकता में रखता है। अच्छा लगना वही आहार निद्रा भय प्रजनन, अच्छा लगना
वही रूप पद धन बल, अच्छा लगना वही जिंदा होने का धरातल, अच्छा होना जीने का धरातल। तो जिंदगी कोई बड़ी चीज है, पकड़ में आती है कि मैं जीवन हूं और मैं अति सूक्ष्म हूं, मैं सूक्ष्म हूं, सूक्ष्म हूं, सूक्ष्म हूं, इसलिए मेरी सारी जरूरतें भी सूक्ष्म हैं। मैं भाव हूं, इसलिए मेरी सारी जरूरतें भाव हैं। मेरी सारी जरूरतें असीमित हैं, इसलिए मैं भी असीमित हूं। और मैं असीमित अपने को असीमित रूप में पहचानता भी हूं। मैं सब कुछ को जानना चाहता हूं, मैं सब कुछ को समझना चाहता हूं। इससे ध्यान जाता है। हाँ जी। हेलो, क्या ऐसा हो सकता है कि अच्छा लगना मतलब वो मेरे को लग रहा है कि वो अच्छा है, और होना मतलब वो है ही अच्छा? क्या इसका मीनिंग आप ये बताना चाह रहे हैं कि अच्छा लगना मतलब मेरे को लग रहा है भाई ये अच्छा है, हाँ, और अच्छा होना मतलब ये यूनिवर्सल अच्छा ही है? बस। तो आपके लगने से कोई चीज अच्छा होगा या व्यवस्था के अर्थ में कोई चीज अच्छा होगा, ये बताइए। कोई चीज अच्छा है तो वो व्यवस्था के अर्थ में होगा या लगने के अर्थ में होगा, मतलब आपके अर्थ में होगा? व्यवस्था के अर्थ में। जैसे यहां एक चीज और लिखना था, टाइम टाइम पे लिखते हैं, ये जो शरीर की जरूरतें हैं इसमें सबको अलग अलग भिन्नता हो सकती है, लेकिन जीवन की जरूरतों में समानता है। जीवन की जितनी जरूरतें हैं सबको एक जैसी चाहिए। शरीर की जो जरूरत है सबको अलग अलग चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर शरीर केंद्रित रखते हैं तो हम अच्छा लगना पे जाएंगे, जीवन केंद्रित होते हैं तो अच्छा होना पे जाएंगे, क्योंकि समानता का मुद्दा यहां पकड़ में आता है। उससे पहले कोई समानता पकड़ में नहीं आती। आपको सुख चाहिए, कितना चाहिए? निरंतर। आपको सुख चाहिए, कितना चाहिए? आपको सुख चाहिए, पूरी सभा से पूछेंगे तो सबको सुख कितना चाहिए? निरंतर। अब सुविधा में अलग अलग हो सकते हैं। आपको रोटी अच्छी लगती होगी, किसी को चावल अच्छा लगता होगा, किसी को भाकरी अच्छी लगती होगी, किसी को काली दाल अच्छी लगती होगी, किसी को पीली अच्छी लगती होगी, किसी को इस रंग का कपड़ा अच्छा लगेगा, किसी को दूसरे रंग का कपड़ा अच्छा लगेगा, किसी को एक डिजाइन का मकान अच्छा लगेगा, दूसरे को दूसरे डिजाइन का, किसी को एक तरह की कार अच्छी लगेगी, दूसरे को दूसरे तरह की अच्छी लगेगी, किसी को एक मोबाइल अच्छा लगेगा, दूसरे को दूसरा अच्छा। तो सुविधा के क्षेत्र में समानता हो ही नहीं सकती। तो सुविधा के क्षेत्र में समानता का कोई प्रयास मत करिए। अगर कर रहे हो तो बंद कर दीजिए, वहां समानता की जरूरत ही नहीं है। भाई आपको आलू की सब्जी अच्छी लगती है, हमको भिंडी की अच्छी लगती है। नहीं जी आप भी आलू खाओ, क्यों? मुझे अच्छी लगती है। अरे तो आप खाओ ना। नहीं नहीं आप भी खाओ। क्यों खाओ जबरदस्ती? तो रुचि के क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं दखल देने की। अभी हमारे सारे जो समानता का मुद्दे हैं आहार विहार पे लाके टिका दिए हैं। मैक्सिमम झगड़े आहार विहार को लेके हो रहे हैं, कपड़े को लेके, घर के डिजाइन को लेके। उसमें समानता होगी ही नहीं, जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें सबको समान चाहिए। विश्वास सबको चाहिए, कितना चाहिए? असीमित चाहिए। सम्मान सबको चाहिए, कितना चाहिए? असीमित चाहिए। देखिए तो जो धरती पे अभी समानता का प्रयास हो रहा है वो प्रयास गलत दिशा में हो रहा है, सुविधा को लेके हो रहा है। उसमें समानता दिखेगी ही नहीं। शरीर में क्या समानता दिखती है? बोलते हैं जी पुरुष और महिला समान है, पुरुष और महिला समान है। आप समान देखिए, है ही नहीं है। शरीर की डिजाइन ही अलग अलग है, कैसे समान रहेंगे? तो जब भी हम शरीर को केंद्र में बनाएंगे, विचारों को केंद्र में बनाएंगे, विचार में भिन्नता होगी, शरीर में भिन्नता होगी, हम समानता को नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही जीवन को देखने जाएंगे तो एक जीवन पुरुष शरीर को चला सकता है, वही जीवन बाद में, मतलब जीवन एक ही जैसा है,
वो किसी पुरुष शरीर को चलाता है, किसी महिला शरीर को चलाता है। जीवन एक जैसा है, ये कैसे लगता है हमको? क्योंकि उसकी चाहनाएं एक जैसी हैं, इसलिए लगता है। तो जीवन तो एक ही जैसा है, पुरुष हो, महिला हो, भारत का हो, अमेरिका का हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आईएएस हो, व्यापारी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, शरीर मान्यता अलग है, पूजा पद्धति अलग होगी, शरीर के कुछ नस्ल में अंतर होगा। मैं जो अफ्रीका में जो शरीर का नस्ल होगा वो यहाँ कुछ अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग रेस है, ये अलग रेस है। लेकिन जो जीवन उसको चला रहा है वो भी सुखी होना ही चाहता है, और जो जीवन इस शरीर को चला रहा है वो भी सुखी होना चाहता है। तो जब भी धरती पे समानता की पूरी बात की जाएगी तो जीवन के आधार पे की जाएगी, क्योंकि जीवन के आधार पे ही समानता की संभावना है, शरीर के आधार पे समानता की कोई संभावना नहीं। इसलिए अच्छा लगना आपको लग सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भी वही अच्छा लगेगा, कोई जरूरी भी नहीं है। और ये थोपना भी नहीं ठीक है कि नहीं मेरा वाला अच्छा ही आप वाला भी अच्छा हो। लेकिन अच्छा होना जब होगा होने के रूप में, तो अस्तित्व सहज होगा, व्यवस्था सहज होगा, वो सभी को स्वीकार होगा। हाँ जी, क्या पकड़ में आया? क्या पकड़ में आया? कुछ पकड़ में आया भी कि नहीं आया? हाँ जी, माइक। हेलो, मेरा एक क्वेश्चन है। अगर हमारे शरीर में कोई पीड़ा होती है, हाँ, तो वो पीड़ा शरीर को होती है, और इसका दुख हम जो अनुभवते हैं वो जीवन क्यों? पीड़ा शरीर में होती ही नहीं है। शरीर में तो कोई अव्यवस्था होती है, उसकी पीड़ा मुझे होती है। नहीं, अगर मेरी उंगली कट गई, हाँ, मतलब वो शरीर का कोई अंग कटा है, हाँ, शरीर में एक अव्यवस्था हो गया, उसकी पीड़ा किसको हो रही? शरीर को या मुझे? मुझे हो रही है। बस ऐसे ही सेटल करो चीजों को, ऐसे ही सेटल होंगे। तो शरीर कट गया, शरीर बीमार हो गया, उससे शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुझे है। क्यों? क्योंकि मैं इस शरीर से ही सुख की संभावना देखा हूँ। इसी शरीर से बढ़िया मैंने रसगुल्ले खाए हैं, इसी शरीर से बढ़िया मैंने भोग किया है, इसी शरीर से मैंने एसी का आनंद लिया है, इसी शरीर से मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं। इसलिए शरीर परेशान होगा तो दुखी मैं होने वाला हूँ, शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पानी हमने खराब कर दिया, उससे पानी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हवा हमने खराब कर दिया, उससे हवा को थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। मिट्टी हमने खराब कर दिया, उससे मिट्टी को थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसको होगी? मुझे होने वाली है। वैसे ही शरीर को मैंने बिगाड़ दिया, उससे शरीर को थोड़ी कोई प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम मुझे ही होने वाली, क्योंकि शरीर को चलाता मैं हूं, शरीर से सुखी दुखी होता मैं हूं, सुखी दुखी होने वाला मैं ही हूं, सुखी दुखी होने वाली शरीर है ही नहीं है। देखिए, ऐसे कोई नया प्रस्ताव आया है, इसको धीरे धीरे देखेंगे जी। विज्ञान की परिभाषा में शरीर एक माध्यम है जी, और उस माध्यम के द्वारा हम सभी क्रियाएं करते हैं, और ये क्रियाओं से हमें सुख या दुख की अनुभूति होती है। बढ़िया, लेकिन मुझे होती है, शरीर को नहीं होती। शरीर को नहीं होती, हाँ, मुझे होती है। हाँ, मुझे होती यानी है जीवन, हाँ, जी, जीवन में सुख दुख का अनुभव होता है। बढ़िया। तो जो मुझे होती है, तो ये जो मुझे है या मैं है, इसके बारे में विज्ञान में कुछ भी नहीं कहा गया। मानव सुखी दुखी क्यों होता है, इसका उत्तर अभी तक विज्ञान के पास नहीं है। बोलते हैं जी इसके लिए दर्शन में जाना पड़ेगा, इसके लिए फिलॉसफी पढ़ना पड़ेगा। मैं मैथमेटिक्स पढ़ता था, जैसे मैं बीएससी तक तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा, एमएससी में मैथमेटिक्स लिया,
तो उस समय क्या बोलते थे, जहां फिजिक्स खत्म होता है वहां से फिलॉसफी शुरू होती है, जहां मैथमेटिक्स खत्म होता है वहां से फिलॉसफी शुरू होती है। तो मतलब सब विषय को कहीं न कहीं जाके खत्म बोलते हैं, उसके बाद मतलब चुप हो जाते हैं। खत्म का मतलब चुप हो जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं, इसका उत्तर दर्शन में मिलेगा। और दर्शन सबके लिए उपलब्ध नहीं है पढ़ने के लिए। दर्शन में भी क्या हुआ, दर्शन में भी क्या हुआ, तो कुछ रहस्य ही हाथ लगे। जैसे आदर्शवादी परंपरा में क्या कहा गया कि मानव की समस्त दुख का कारण उसकी इच्छाएं हैं। ऐसा आदर्शवाद में कहा गया कि मानव के समस्त दुख की कारण उसकी इच्छाएं हैं। तो क्या किया जाए, तो बोले इच्छाओं से मुक्त हो जाया जाए। बोले उसकी विधि क्या है, बोले उसकी विधि ये है, परिवार समाज इससे निकलकर कहीं एकांत में जा करके एक विधि अपनाया जाए, एक साधना की विधि अपनाई जाए। उस साधना की विधि अपनाने से एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप इच्छा से मुक्त हो जाओगे। अच्छी बात है। तो पहली बात यह है कि जिसकी इच्छा मुक्त हुई वो आके बता नहीं पाया, या आया तो बोला कि जो कुछ मुझे उपलब्धि हुई वो अनिर्वचनीय है, उसको कह नहीं सकते। तो कह नहीं सकते इसका मतलब वो शिक्षा विधि में नहीं आ सकती, यानी उसका जनरलाइजेशन नहीं हो सकता, जनरलाइज नहीं हो सकता। वो मैं अगर कुछ समझ गया हूं और मैं बता नहीं सकता, इसका मतलब वो चीज परंपरा में नहीं आ सकती, शिक्षा में नहीं आ सकती। दूसरा, ये विधि भी सबके लिए लागू नहीं हो सकती, साधना विधि। अब दुनिया के 750 करोड़ लोग कहां एकांत ढूंढने जाएंगे साधना करने के लिए? सबके लिए फिजिबल नहीं है, ये प्रैक्टिसेबल नहीं है ना, सब कर पाएंगे। इसका मतलब कुछ लोग ही सुखी होंगे, बाकी को दुखी रहना है। ये मॉडल हमको यहां इशारा करता है। मेरा उससे विरोध नहीं है, यह कंटेंट भी साधना विधि से ही आया है। साधना विधि से ये कंटेंट आया है, लेकिन इसके जो प्रणेता हैं उन्होंने कहा है कि मुझे जो साधना में उपलब्धि हुई है उसको मैं आपको बता सकता हूं और ये शिक्षा विधि में आ सकता है। मैं जैसे समाधान संपन्न हुआ हूं वैसे ही हर मानव समाधान संपन्न शिक्षा विधि से हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन्वेंशन कोई एक करेगा, उसका लाभ सबको मिलेगा। भाई दूर संचार की तकनीकी का खोज किसी ने किया, लेकिन मोबाइल सब लोग यूज कर रहे हैं कि सब लोग रोज बैठ कर इन्वेंशन करेंगे सब लोग कम्युनिकेशन सिस्टम का इन्वेंशन करेंगे। न्यूटन ने किसी नियम को पहचाना कि भारी जो भी चीज होती है, ठोस होता है, वो नीचे आके गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि धरती में एक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है जो उसको खींचती है। तो न्यूटन ने खोजा, बताया। अब हम न्यूटन के उस नियम का उपयोग करते हैं कि हम भी वही खोज करते हैं, जाकर सेब के पेड़ के नीचे बैठते हैं, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा हाँ गिर गया, अब न्यूटन का नियम सिद्ध हो गया। ऐसा करते हैं कि हम न्यूटन के नियम का उपयोग करके हम विज्ञान की चीजें बनाते हैं, विज्ञान मतलब टेक्नोलॉजी में लेकर के आए हैं। तो एक नियम जो पहचाना गया, बाद में उसको शिक्षा विधि में लाया गया और उपयोग हुआ। तो वैसे ही इस कंटेंट के प्रणेता बोलते हैं मैंने अनुसंधान किया, साधना विधि से किया, लेकिन इसको शिक्षा विधि से सब कोई समझ सकते हैं। तो आदर्शवाद में एक सीमा आ गई, बोले जी सबको वही विधि अपनानी पड़ेगी। तो क्या हुआ? लोग उस विधि को अपना नहीं पाए, कुछ लोग ही अपना पाए, अभी भी कुछ लोग अपना ही रहे हैं, लेकिन सामान्यीकरण उसका नहीं हो पाया। फिर एक दूसरी विधि आई, दूसरी परंपरा आई, जिसको भौतिकवादी परंपरा कहते हैं। उसने कहा आपकी समस्या का कारण क्या है? इच्छा। कोई बात नहीं, इच्छा को पूरी करो, क्या समस्या है? अगर इच्छा ही सारी समस्या का कारण है, इच्छा को पूरी करो।
कैसे पूरी करो? बताएं कैसे पूरी करो? हैं? नहीं, तो एक आदमी बाहर बैठा हुआ था और उसने देखा कि बाहर जो है वो चिड़िया उड़ रही हैं और वो देख रहा था, अच्छा चिड़िया उड़ रही है, अच्छी बात है, क्या हम भी उड़ सकते हैं? हम भी उड़ते तो कितना अच्छा होता। सोचने लगा, आया, दो चार लोगों से बातचीत किया, देखो चिड़िया उड़ती है, आसमान में उड़ती है, कितना अच्छा है, हम भी अगर उड़ पाते तो ऊपर से पूरी दुनिया को देखते। बोले अच्छा जी आपको उड़ना है? बोले हाँ। बोले अच्छा जुगाड़ करते हैं, आप एक काम करो तब तक जाके कुछ पैसा कमाओ। वे फ्री में नहीं उड़ेंगे ना। तो कुछ लोगों ने जुगाड़ किया, कुछ बनाया, मशीन बनाया, तैयार कर दिया। उसके बाद वो आया आदमी, बोला हाँ जी पैसा कमा के आ गया। बोले आपका जुगाड़ भी तैयार है। अच्छा इसमें उड़ सकते हैं? बोले हाँ जी, बैठो, पैसा दो, बैठो। बैठे और उड़े, उड़ के ऊपर गए, उड़ते हुए फिर नीचे आकर के लैंड कर गए। बाहर निकले, उन्होंने बोला हाँ जी कैसा लगा? बोले जी बहुत अच्छा लगा, लेकिन बोले क्या हो गया? बोले इसमें उड़ते समय चाय नहीं थी। नहीं, उड़ते समय समोसा नहीं था, समोसा चाहिए। बोले अच्छा उड़ते हुए आपको समोसा खाना है? बोले हाँ जी। बोले ठीक है, थोड़ा पैसा और जाके कमाओ, इंतजाम करते हैं। इनको कहां भेज दिया? कहां भेज दिया? पैसा कमाओ। यहां क्या जुगाड़ हो गया? समोसा कैसे दें? फिर वो आए, बोले हाँ जी थोड़ा और पैसा कमा के आया हूं। बोले क्या करना है? बोले उड़ाओ। उन्होंने उड़ाया और उड़ते उड़ते उनको समोसा भी मिला और नीचे आए। बोले जी कैसा लगा? बोले बहुत अच्छा, लेकिन बोले क्या हो गया? बोले जी समोसा गर्म नहीं था। अच्छा गरम समोसा चाहिए? हाँ जी, तो आप क्या करो थोड़ा और कमाओ। इनको कहां भेज दिया? और कमाओ। इधर गरम समोसा का जुगाड़ किया, वो आए, बैठे, उड़े, गरम समोसा मिला और नीचे आए। बोले जी कैसा लगा? बोले बहुत अच्छा, लेकिन बोले क्या हुआ? बोले जी उड़ते उड़ते गिरने का मन हो रहा था। अच्छा उड़ते उड़ते गिरने का मन हो रहा था? जी मेरी इच्छा हो रही थी उड़ते उड़ते गिरूं। अच्छा जी ठीक है, मैं उसका भी इंतजाम करूंगा, आप क्या करो? पैसा कमाओ। तो थोड़ा और पैसा कमाने भेज दिया। वो आए, उनको बिठाया, उड़ा दिया, उड़ते उड़ते गिरने का इंतजाम कर दिया। नीचे आए, बोले वाह क्या बात है, बढ़िया उड़ते उड़ते गिर गए, लेकिन बोले क्या हो गया? बोले गिरते वक्त समोसा नहीं था। तो हम सब सारी जिंदगी यही कर रहे हैं, सारी जिंदगी यही कर रहे हैं। और बाजार क्या कर रहा है? आपके जिम्मे एक ही काम दिया है, क्या करो? पैसा कमाओ। कोई टेंशन मत लो। हाँ, अगर इन किसी ने कह दिया कि धरती का अमृत इस समय एलोवेरा ही है, तो जी चावल में एलोवेरा, दाल में एलोवेरा, क्रीम में एलोवेरा, साबुन में एलोवेरा, पेस्ट में एलोवेरा, टूथपेस्ट में एलोवेरा, आप देखो बाजार में हर चीज में, डिटर्जेंट में एलोवेरा। बोले आप टेंशन मत लो, आपको एलोवेरा चाहिए, कोई बात नहीं, आप केवल एक काम करो, क्या? पैसा कमाओ, एलोवेरा हम देंगे। तो इसको बोलते हैं भौतिकवाद। भौतिकवाद ने क्या कहा? अगर सारी समस्या की जड़ इच्छा है तो आप इच्छा करो, पूरा हम करेंगे, वो टेंशन आप मत लो, आप केवल इच्छा है करो और आके हमको बताओ। अच्छा अगर आप नहीं करोगे तो हम ही बताएंगे कि आपके अंदर क्या इच्छा होगी। तो टीवी में बड़े से स्क्रीन पे जो बड़े मेहनत से परिश्रम करके, मतलब अपने खर्चों में कटौती करके 45 इंच, 72 इंच, 100 इंच, जितना इंच हमको पता भी नहीं कितने इंच का आता है, उतने बड़े इंच का स्क्रीन ले आके घर में लगाते हैं और देखते हैं, और उसमें कुछ वो बताता है, मेरी इच्छा कुछ क्रिएट करता है, और मैं भागता हूं बाजार में और वो चीज लेके आता हूं। तो भौतिकवाद क्या करता है? बोलता है जी आप इच्छा की चिंता मत करो,
आप इच्छा करो, कोई दिक्कत नहीं है, आके हमको बता दो, टेंशन मत लो, खाली आप एक काम करो, पैसा कमाओ। अगर आप इच्छा नहीं करोगे बहुत दिन तक तो खुद बताएंगे क्या इच्छा करो। ये भौतिकवाद आ गया, इसमें आदमी कहीं पहुंचा, मिट्टी खराब कर दिया, हवा खराब कर दिया, पानी खराब कर दिया, पूरी धरती को बर्बाद कर दिया, धरती को बुखार हो गया, यहां पहुंचा। तो ना आदर्शवाद कहीं पहुंचाया, ना भौतिकवाद कहीं पहुंचाया, आके हम जहां के थे वहां खड़े हो गए और बर्बादी के साथ खड़े हो गए। आदर्शवाद की एक कृतज्ञता है, आदर्शवाद ने इसका सदुपयोग बताया था। आदर्शवाद में तब भी अच्छी चीजें थी कि धरती को, पूरी धरती को, पूरे ब्रह्मांड को किसी धर्म से, किसी देवी देवता से, किसी चीज से रिलेट करके आपको संयमता बताया था, सदुपयोग बताया था, लेकिन मेरी इच्छा को नियंत्रित करने के लिए बता दिए, वो मुझसे हुआ नहीं। भौतिकवाद ने उसको खोल दिया, इच्छा करो, दिल खोल के करो, जितना चाहिए उतना करो, हम सब देंगे तुमको। अरे कहां से दोगे? तुम्हारे घर में थोड़ी है, जो दोगे यहीं से लाओगे। यहां से लाओगे तो क्या करोगे? इसको बर्बाद करोगे और क्या करोगे? किसी को अगर जिस चीज की जरूरत नहीं है वो चीज आप ला के देते हो तो क्या है, कुछ न कुछ चीज को बिगाड़ के ला के देते हो। तो एक सूत्र है, सदुपयोग ही सुख है, दुरुपयोग ही दुख है। सदुपयोग ही सुख है, दुरुपयोग ही दुख है। और इसके आगे का सूत्र है कि जो जिसका दुरुपयोग करेगा उससे वंचित हो जाएगा। जो जिसका दुरुपयोग करेगा उससे वंचित हो जाएगा। और सदुपयोग दुरुपयोग करने की तीन ही चीजें हैं, मेरा तन, मेरा मन यानी जीवन, और धन। धन का मतलब, धन का मतलब, हाँ, तो धन का मतलब पैसा नहीं, धन का मतलब यही धन है, क्योंकि जो पैसा है उससे भी हम इसी में से कुछ ले आते हैं। तो ये धन है, मेरा तन है और मेरा मन है यानी जीवन है, यही तीन है हमारे पास और कुछ भी नहीं है। तो सदुपयोग दुरुपयोग किसका करेंगे? हम इन्हीं तीन का करेंगे। इनमें से किसी भी चीज का दुरुपयोग करेंगे तो उससे वंचित हो जाएंगे। तन का करेंगे, तन से वंचित होंगे। मन का करेंगे, मन से वंचित होंगे, पागल होंगे, डिप्रेशन में आएंगे, दुखी होंगे, पीड़ित होंगे। धन का दुरुपयोग करेंगे, धरती को बीमार करेंगे। पानी खत्म, पेट्रोल खत्म, कोयला खत्म, क्या खत्म, सब खत्म, धरती खत्म, आप भी खत्म। बताइए कहां पहुंचे? तो ये दर्शन क्या बताता है? इस कंटेंट में क्या है? न इच्छा मुक्ति की बात की, न इच्छा पूर्ति की बात की, यहां इच्छा तृप्ति की बात किया। इच्छा तृप्ति, इच्छा तृप्ति का मतलब क्या हुआ? इच्छा क्या है उसको पहले पहचाना जाए। इच्छा क्या है उसको पहले पहचाना जाए, फिर देखा जाए इस पे काम क्या किया जा सकता है जिससे कि मेरे अंदर तृप्ति हो जाए, मैं तृप्ति के भाव में आ सकूं, मेरी इच्छाएं तृप्त हो जाएं, पूरी हो जाए नहीं, तृप्त हो जाएं। तृप्त होने का मतलब मेरी इच्छा पूरी हुई और उसकी निरंतरता बनी हुई है। तो भौतिकवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि भौतिकवाद ने क्या किया? सुविधाओं से के माध्यम से मेरी इच्छाओं को तृप्त होने करने का प्रयास किया। जबकि इच्छा क्या है? वस्तु है या भाव है? हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से पूरा करने का प्रयास किया, इसीलिए भौतिकवाद असफल हुआ। इच्छा मेरे जीवन में होती है, जीवन की सारी चीजें तृप्त होने वाली होती हैं, जीवन की कोई चीज पूरी नहीं होती क्योंकि जीवन की सारी चीजें निरंतर चाहिए। तो इच्छा होना और उसकी पूर्ति निरंतरता, इसलिए पूर्ति का प्रयास किया, असफल हो गए। मुक्ति का प्रयास किया, वो भी असफल हो गए। क्यों? क्योंकि इच्छाएं मेरे में नेचुरल है। जो चीज मेरे में नेचुरल है उससे मुक्ति कैसे होगी? शरीर मेरा नेचुरल है, इससे मुक्ति कैसे होगी?
मेरे विचार, मेरी इच्छा, मेरी आशा, ये नेचुरल है मेरे में, इससे मुक्ति कैसे होगी? मैं सुख चाहता हूं, ये मेरे में नेचुरल है, मेरे में मैन्युफैक्चर्ड है ये, इससे मुक्ति कैसे होगी? तो इसलिए इच्छा मुक्ति नहीं हो सकती और इच्छा की पूर्ति भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पूर्ति आप सामान की करोगे, सामान उतना ही चाहिए जितना चाहिए, उससे ज्यादा क्या उसकी पूर्ति करोगे? और इच्छा असीमित है, तो असीमित चीज की पूर्ति सीमित चीज से होती नहीं है। हमने यही रॉन्ग नंबर डायल किया अभी तक, असीमित चीज की पूर्ति सीमित चीज से करने का प्रयास किया। तो जब बोलते हैं सुविधा में सुख नहीं, इसका मतलब ही यह है कि सुविधाएं सीमित हैं, आकार में भी सीमित हैं और संख्या में भी सीमित हैं। जैसे आपने मान लिया कार से सुखी होना है, तो कार का एक लंबाई होगा, निश्चित होगा। फिर धरती पे जितने कार बने हैं उनकी एक संख्या भी होगी। अगर आपको धरती के सारे कार मिल जाएं तो आप सुखी हो जाएंगे? नहीं, मान लीजिए 5 लाख कार है, 5 करोड़ कार है, तो भी तो गिनती में है ना वो तो सारी कंपनियों का डेटा कलेक्ट कर लीजिए, पता चल जाएगा आज तक कितनी कार बनी है, तो भी संख्या में आएगा, गिनती में आएगा। अब आपको सुख कितना चाहिए? गिनती से बाहर। तो आपको उससे कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, संभावना ही नहीं है। तो अभी हमने रॉन्ग नंबर यही डायल किया है कि जो चीज हमको असीमित चाहिए, जो चीज हमको निरंतर चाहिए, वो चीज हमने सीमित चीज से पाने का प्रयास किया, अनिरंतर चीज से पाने का प्रयास किया। तो जो सूत्र बोला था, जिसका सुख स्वभाव नहीं, उसमें सुख ढूंढना ही मेरी अयोग्यता है, मेरी नासमझी है। मुझे समझदार होना पड़ेगा, मुझे योग्य होना पड़ेगा, सुख को समझना पड़ेगा, सुख कहाँ मिलेगा उसको भी समझना पड़ेगा। जीवन सुखी और दुखी होता है, शरीर सुखी दुखी नहीं होता, तो जीवन को समझना पड़ेगा। जीवन को समझा नहीं, सुख दुख को समझने चले गए, सुखी दुखी होने के कार्यक्रम को समझने चले गए, कैसे सुखी होंगे उसमें चले गए, पाए नहीं कुछ, निराशा हाथ लगी। अभी तक पूरी मानव जाति को निराशा हाथ लगी है, जहां जहां भी हाथ पांव मारा है निराशा हाथ लगी है, कुछ न कुछ बर्बाद करके निकला है, या तो सुविधाओं को बर्बाद करके निकला है, या तो संबंधों को बर्बाद करके निकला है। उसकी पीड़ा आज हमें भले नहीं हो रही है। मैं बढ़िया धन संपदा इकट्ठा कर लिया, मैं बहुत सारे सामान इकट्ठा कर लिया और मुझे लगता है मैं सुखी हूं। आप जो चीज इकट्ठा किए हो वो चीज किस तरीके से बनी है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है, अगर वो अस्तित्व सहज ढंग से नहीं हुई है तो आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी? आने वाली पीढ़ी को आप कोई दुखी करने वाले हो। अगर मिट्टी पानी हवा को बर्बाद करके, धरती को बर्बाद करके हम सुविधाएं इकट्ठा किए हैं, तो आने वाली पीढ़ी हमको क्या कहने वाली है? हमको गालियां बकने वाली है। कैसे भूखड़ थे ये हमारे पूर्वज, सब खा पी के चले गए, पानी भी सारा बर्बाद कर दिया, हवा भी सारा, कुछ नहीं छोड़ा हमारे लिए। वो गालियां बकेंगे, जबकि कोई जरूरी नहीं था कि हम सब बर्बाद करते। हमको सुख चाहिए था, हमने गलत जगह ढूंढ लिया, इतना ही हुआ है केवल। अब इस शिक्षा व्यवस्था से हम सुख को पहचान भी लेंगे और सही जगह ढूंढने का कार्यक्रम शुरू कर लेंगे, तो मैं भी सुखदायी हो जाऊंगा और मैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुखदायी हो जाऊंगा। और ऐसा हम चाहते हैं। कौन चाहता है कि मेरी आने वाली पीढ़ी को सुविधा ना मिले? ऐसा कोई नहीं चाहता। अगर चाहेगा तो हम उसको अच्छा आदमी नहीं बोलेंगे तो हम सब बुरे आदमी हैं, क्योंकि हमने आने वाली पीढ़ी के लिए सब बर्बाद करना शुरू कर दिया है। बहुत सी चीजें बर्बाद कर दी हैं, बाकी बचे हुए बर्बाद करने में लगे हुए। तो हम सब नालायक लोग हैं धरती के 750 करोड़ मानव आने वाली पीढ़ी की चिंता नहीं करते। बम बारूद बनाने में लग गए हम पूरी दुनिया में। क्यों बम बारूद बनाने लगे? क्योंकि हमको एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? यहां लिखा था, सुरक्षा।
हमको क्या चाहिए? सुरक्षा। सुरक्षा ये कोई भौतिक चीज है या मानसिक चीज है? सुरक्षा कोई भौतिक वस्तु है या मानसिक स्थिति है? बताइए। मैं सुरक्षित हूं, ये भौतिक स्थिति है कि मानसिक स्थिति है? मानसिक स्थिति है। मानसिक स्थिति है। हमने इसके इंतजाम क्या किए हैं? सब भौतिक किए हैं। ताला लगाया, डिजिटल लॉक लगाया, बंदूकें बनाई, लोहे सारे सुरक्षा में खपा दिए। धरती से निकला हुआ मैक्सिमम लोहा मेरी सुरक्षा में खप गया। खिड़की में, दरवाजे में, चैनल गेट में, जेल में, इसमें उसमें, ताले में, सब लोहा उसमें खपा दिया। फिर भी सुरक्षित हुए नहीं। अच्छा, असुरक्षा का भाव बढ़ता गया कि घटा? बढ़ता ही गया, बढ़ता ही जा रहा है, कुछ नहीं घटा है। फिर क्या किया? बम बारूद बना दिया, एटम बम बना दिया। किस लिए? सुरक्षा के लिए। किससे डर है? डर किससे है? आदमी से है। आदमी आदमी से डर रहा है और सारा आरोप प्रकृति पे कर दे रहा है। नरक उसका कर दिया, डर रहा आदमी से। तो आदमी आदमी के साथ जीना नहीं आया, इसी को बोले असुरक्षा। असुरक्षा का मतलब ही है कि आदमी को आदमी के साथ जीना नहीं आया। आदमी ने आदमी के रूप में पहचाना ही नहीं। मानव ने अभी तक धरती पर मानव के रूप में किसी को पहचाना ही नहीं। जाति के रूप में पहचाना, धर्म के रूप में पहचाना, लिंग के रूप में पहचाना, भाषा के रूप में पहचाना, क्षेत्र के रूप में पहचाना, देश के जमीन के टुकड़े के रूप में पहचाना। यहाँ तक आपका, यहाँ तक मेरा, यहाँ का मैं, वहाँ का आप। चाहिए सबको सुख, लेकिन दुखी हो के चाहिए। हमने कार्यक्रम क्या बना दिया? हम दुखी हो के ही सुखी होंगे। हमारी औकात ही यही है। तो मानव को नहीं समझा, दुनिया की सारी चीज को समझा, इसीलिए मानव को मानव के साथ जीना नहीं आया। पूजा पद्धति को लेकर झगड़े हुए। दुनिया में सबसे ज्यादा खून बहे धर्म के नाम पे, पूजा पद्धति के नाम पे। इतिहास उठा के देख लीजिए, पूरी दुनिया में। जबकि बोलते हैं धर्म अच्छी चीज है, तो धर्म अच्छी चीज है, हम भी यहां धर्म की बात करेंगे, लेकिन धर्म समझ में नहीं आया। धर्म समझ में आया होता तो धर्म के नाम पे झगड़े नहीं होते। यानी धर्म के नाम पे हम कुछ और ही कर रहे हैं, धर्म समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मानव समझ में नहीं आया। तो मानव समझ में नहीं आया तो मानव का धर्म भी समझ में नहीं आया। मानव का धर्म होता है मेरा धर्म, आपका धर्म, इनका धर्म, उनका धर्म थोड़ी होता है। धर्म मानव का होगा, उसको हमने पहचाना ही नहीं, इसलिए हम आज तक धार्मिक नहीं हो पाए। तो हमने झगड़ा लड़ाई को अनिवार्य कार्यक्रम बना दिया और उसकी बहुत गौरव गाथाएं लिख दी हमने। झगड़े लड़ाई की पूरी दुनिया ने लिखी। उससे कोई व्यवस्था तब भी नहीं बनी थी, आज भी नहीं बनी है, ना आगे बनने की संभावना है। भाई आदमी आदमी को मारता फिरेगा, इससे कौन सी व्यवस्था बनेगी? आदमी आदमी को अपना प्रतिद्वंदी बनाएगा तो ऐसा थोड़ी है बंदूकें केवल सीमा पे तनी है, ऐसा थोड़ी है तोपें केवल सीमा पे तनी है। बंदूकें हर परिवार में तनी हुई हैं। एक पति पत्नी साथ में नहीं जी पा रहे, गिला शिकवा शिकायत मुक्त नहीं हो पा रहे। हमारे पास बताने के लिए एक संबंध नहीं है जो गिला शिकवा शिकायत मुक्त हो। हम आके बता सके विश्वास पूर्वक कि देखिए जी मेरा एक संबंध है जिसमें कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, जबकि हम गिला शिकवा शिकायत मुक्त ही जीना चाहते हैं। सारा श्रम ही उसी लिए करते हैं। एक संबंध हमने नहीं बना, माने प्रमाण के रूप में नहीं आया जो गिला शिकवा शिकायत मुक्त हो। संबंध में कलेश है। इसका मतलब क्या है? मानव ने मानव को पहचाना नहीं।
इसका मतलब क्या है? मानव ने स्वयं को पहचाना नहीं। इसका मतलब क्या है? मानव ने जीवन को समझा ही नहीं कि जीवन कोई अलग चीज है, शरीर कोई अलग चीज है। शरीर को जीवन चलाता है, समाधान चाहता है, जीवन के माध्यम से समझना चाहता है। समझने के लिए शरीर अनिवार्यता है, शरीर की अनिवार्यता है, क्योंकि शरीर में ज्ञानेंद्रियां हैं। उन ज्ञानेंद्रियों से हमको सूचना मिलती है। उन सूचनाओं को समझने वाला मैं ही हूँ, उन सूचनाओं को समझ के जीने वाला मैं ही हूँ। मैंने खुद को समझा ही नहीं, केवल सूचनाओं को सुनता रहा। तो शरीर समाधान पाने का एक माध्यम है। क्यों, क्या, कैसे का उत्तर पाने का एक माध्यम है। इसलिए शरीर चलाना अनिवार्यता है। तो मैं जीवन हूं, शरीर को चलाता हूं, समाधान मेरी प्यास है, समाधान से मैं सुखी होता हूं, सुख को मैं बढ़ाना चाहता हूं। मैंने भ्रमवश खुद को शरीर मान लिया है, इसलिए शरीर की सुविधाओं को ही सब कुछ मान लिया है। इसलिए मैं सुविधाओं में सुख ढूंढने का प्रयास करता हूं, क्योंकि सुख मुझे निरंतर चाहिए, असीमित चाहिए। इसलिए मैं बहुभोग, अतिभोग में चला गया, वैरायटी और क्वांटिटी में चला गया। वैरायटी और क्वांटिटी में मैंने धरती को भी बर्बाद किया, संबंध को भी बर्बाद किया। आज मुझे पता चला है कि सुख निरंतर जो चाहिए वो मुझे चाहिए, जीवन को चाहिए। जीवन खुद में एक निरंतर चीज है, इसलिए उसको निरंतर चीज ही चाहिए। वो समझ से आती है। कैसा रहा मेरा स्पीच? तो देखिए, कभी कभी बीच में ऐसा स्पीच भी देना पड़ता है, लेकिन एक क्लास है, क्लास में स्पीच नहीं चलता, इंटरेक्शन चलता है। लेकिन कभी कभी बीच में देना पड़ता है कि आप होश में आ जाएं, आप होश में आ जाएं। हाँ भैया, मैं आ गया होश में। आप होश में आ जाएं। बेहोशी ज्यादा दिन ठीक नहीं है। आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी? अभी तो हम इसी नाम पे लड़ रहे हैं, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। एक घटना में सतलासना में शेयर किया था कि दरियागंज डाइट में अभी पिछले जनवरी के महीने में एक शिविर ले रहा था मैं, 3 दिन का। वो एमसीडी के प्रिंसिपल आए थे। एमसीडी भी स्कूल चलाती है, तो उनके प्रिंसिपल आए थे। पुरानी दिल्ली के सारे लोग थे। तो 60 लोग आए थे, जिसमें 40 मुस्लिम थे और 20 हिंदू थे। और वो लोग कोई कंटेंट, कोई ट्रेनिंग करने आए थे। तो डाइट वालों ने कह दिया कि भैया 3 दिन आप इसमें अपना भी कंटेंट रख दो। तो 3 दिन में जीवन वगैरह हम नहीं लाते फिर, क्योंकि जीवन लाएंगे तो फिर जीवन आगे 3 दिन चाहिए समझने के लिए। तो और भी जो चीजें हैं वो हमने बातचीत किया। दूसरे दिन लंच ब्रेक हो गया, जैसे अभी होने वाला, पीछे से संकेत आ गया। लंच ब्रेक हुआ तो मैं भी चला गया लंच करने, क्योंकि मैं जो ट्रेनिंग वाला खाना आता था वो सामान्यतः नहीं खाता हूँ, क्योंकि रोज जब ये सब काम करना है तो घर का टिफिन क्योंकि मेरी पत्नी मेरी माँ के रोल में ज्यादा रहती हैं। देखिए, पत्नी माँ हो जाए ये बहुत बड़ी कृपा है। अगर मेरी माँ मेरे साथ में नहीं है और पत्नी ही माँ है जो शरीर के स्वस्थ रहने का, शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान दे आपके, वो आपकी माँ है। जैसे यहाँ जो महाराज खाना बना रहे हैं वो आपकी माँ है। आपके स्वास्थ्य को ध्यान रखेंगे तो माँ है, नहीं ध्यान रखेंगे तो किस बात का माँ है? तो वो टिफिन हमेशा मेरे झोले में, अगर मैं भूल भी गया तो दौड़ा के डाल देती हैं। भूख लगेगा तो आप कुछ बाहर का खा लोगे, खाओगे तो बीमार पड़ोगे, इसलिए घर का ले जाओ। तो मैं भी अपना खाना वाना खा के आया तो देखा तो लोग लड़ रहे थे, मतलब काफी जोर जोर से बोल रहे थे। तो हमने कहा क्या हो गया भैया? तो बोले एक मुद्दा फंस गया है। हमने कहा क्या? बोले आप भी सुनो, ये बताओ कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है? हमने कहा ये तो हम अभी चर्चा में ही नहीं लाए हैं, मतलब मैं तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं हूं। बोले नहीं, लेकिन फिर भी आप बताओ। तो हमने कहा चलिए बस इसको 2 मिनट में करके भैया ब्रेक कर देते हैं। तो मैंने कहा चलिए पहले ये मान लिया जाए कि पुनर्जन्म होता है। कुछ लोग कह रहे पुनर्जन्म होता है, तो मान लिया जाए। तो पुनर्जन्म का मतलब क्या हुआ? कि मेरा निधन होगा, मतलब ये शरीर खत्म होगा और फिर मैं दूसरा शरीर को चलाऊंगा, दूसरा जन्म लूंगा। बोले हाँ जी। तो आप जब दूसरा जन्म लेंगे तो अभी का जैसा समाज है
उससे बेहतर समाज चाहेंगे, अभी की जैसे मिट्टी हवा पानी है उससे शुद्ध चाहेंगे, या वैसा ही चाहेंगे, या उससे बिगड़ा हुआ चाहेंगे? तो उनका उत्तर क्या आएगा? उससे अच्छा चाहेंगे। मिट्टी हवा पानी और संबंध और समाज उससे अच्छा चाहेंगे। हमने कहा बढ़िया, कोई बात नहीं। हमने कहा दूसरा, जो ये कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, तो अगर पुनर्जन्म नहीं होता लेकिन आपकी अगली पीढ़ी आएगी, आपके घर बच्चे होंगे? बोले होंगे। उनके बच्चे होंगे? बोले होंगे। तो उनके लिए आज जैसा समाज है उससे अच्छा समाज चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले बिल्कुल चाहिए। मिट्टी पानी हवा उससे अच्छा चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले बिल्कुल चाहिए। तो हमने कहा उसके लिए आज काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोले करना पड़ेगा। हम कहे जिसको फिर से जन्म लेना है उसके लिए भी आज काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, जिससे आगे मिट्टी पानी हवा अच्छा मिले? बोले जी करना पड़ेगा। हम कहे दोनों को काम एक ही करना है शिक्षा का ही करना है। दोनों को आज शिक्षा का ही काम करना है, जिससे कि आगे ये धरती बची रहे, मिट्टी पानी हवा ठीक रहे, समाज बढ़िया बना रहे। लेकिन मुद्दा झगड़े का ढूंढ लिया है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता? लो बैठो लड़ो तो हमने लड़ने के मुद्दे ढूंढे, व्यवस्था के मुद्दे नहीं ढूंढे। बढ़िया। तो आप जीवन है कि शरीर है? दोनों है। तो अभी शरीर का नंबर आ गया, खाना खाइए